नमस्कार। आइए अब हम अर्थक्वेक भूकंप धरातल के कंपन के बारे में जानते हैं। तो भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर उत्पत्ति होती है उसे सिस्मिक फोकस कहते हैं, मूल कहा जाता है, भूकंप मूल या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। इस चीज़ को जानते रहिएगा, ठीक है। और जहाँ पे धरातल सर्वप्रथम मतलब अनुभव किया जाता है, जहाँ पर इन लहरों का सर्वप्रथम अनुभव धरातल पर होता है, मतलब पृथ्वी के धरातल पर, उसे एपी सेंटर कहा जाता है धरातल पर, ठीक है। और एक चीज़ को जानते रहिए, एपी सेंटर के अपोजिट जो रहता है वह एंटीपोड कहलाता है, जो कि 21 मिनट बाद आता है, ठीक। इसके बाद आते हैं सिस्मोलॉजी पे। सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान का अध्ययन, स्टडी कहलाता है। जब हम भूकंप विज्ञान का, लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान का अध्ययन। अब फिर आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप लेखन यंत्र होता है, मेजरमेंट होता है, जिससे मापन किया जाता है। और रिक्टर स्केल जो होता है यह भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, ठीक है। रिक्टर स्केल जो है मैग्नीट्यूड को मापता है, और सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप लेखन यंत्र है, मेजरमेंट है। रिक्टर स्केल तीव्रता को मापता है। आगे बढ़ते हैं। इसी भूकंप के रिलेटेड इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दिया था प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत एच.एफ. रेड ने, ठीक है। और वो कहते थे कि रबड़ की तरह होता है धरातल, जो कि मतलब कि क्रस्ट होता है, क्योंकि जब ज़्यादा खींचेंगे रबड़ तो टूट जाएगा, उसी प्रकार से, जिसकी वजह से भूकंप आएगा। या फिर तो ये कहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में तनाव तनाव मतलब टेंशन की वजह से शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, ठीक है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट की एकदम खींचती है तो इसकी वजह से भूकंप आते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि 63% जो भूकंप है, ये नहीं कहते हैं, 63% जो भूकंप है सरकम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट जो प्रशांत महासागर वाला बेल्ट है, रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है, और ये कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री के कारण होते हैं। 63% जो है कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री के कारण, और 21% भूकंप जो है मिड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट डाइवर्जन प्लेन बाउंड्री का। कन्वर्जन मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर छेपड़ हो रही है, जो कि सरकम पैसिफिक बेल्ट रिंग ऑफ फायर में आता है, जिसमें 63% भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर 21% मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो एक प्लेट दूसरे प्लेट के दूर जा रही हैं, तो उसमें डाइवर्जन प्लेट में, ठीक है। अब PSL या वेव होती हैं, इसका खोज RD ओल्डम ने किया था, ठीक है। तो पी मतलब प्राइमरी या फिर लॉन्गिट्यूडनल या साउंड वेव भी से कहते हैं। प्री वेव को प्राइमरी वेव कहते हैं, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलती है, ठीक। इसकी गति जो है वह 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तरल में भी इसकी तरल में स्पीड जो है वह कम हो जाती है, ठीक है। और धरातल पर सबसे पहले ये पहुंचती है, इस चीज़ को भी जानते रहिएगा। पी वेव को जो शैडो वेन है, शैडो जोन है, ये देखिए पी वेव एक सर्कल बनाएगा, तो शैडो जोन 103 से लेकर 142 डिग्री के बीच में पाया जाता है। और दूसरा है PSL में, दूसरा है एस वेव। एफ वेव मतलब सेकेंडरी वेव। तो सेकेंडरी वेव जो है, या इसे ट्रांसरी वेव भी कहा जाता है, और इसे लाइट वेव भी कहा जाता है। तो ये अणुओं के समकोण पर चलती है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी वेव, ट्रांसवर्स वेव और लाइट वेव, इसे ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलती है, और सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स की तरह चलती है, और इसे डिस्टॉर्शनल वेव भी कहते हैं। इसकी स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से सॉलिड मीडियम में चलती है, लिक्विड मीडियम में ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। यह वेव का शैडो जोन जो है वह 103 से 103 टोटल है, 103 से लेकर पूरा 103 तक यह जोन का पूरा शैडो जोन है, और 103 से 142 के बीच में प्राइमरी वेव का। इस चीज़ को जानते रहेगा, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, जो प्राइमरी लॉन्गिट्यूडनल वेव है और सेकेंडरी ट्रांसवर्स वेव है, इन दोनों को समेशन बॉडी वेव कहते हैं, बॉडी वेव, ठीक है। इन लोग को बॉडी वेव कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ सरफेस पर नहीं आ पाती हैं पूरी तरह से, ठीक है। इसे बॉडी वेव कहते हैं। अब आता है तीसरा एल वेव, ठीक है। एल वेव की खोज जो है HD लव ने की थी, ठीक है। HD लव ने की थी। इसे सरफेस वेव, लॉन्ग वेव भी कहते हैं, ये डिजास्टर वेव भी कहा जाता है, सर्वाधिक विनाशकारी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें विनाशकारियाँ स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब ये आता है, एल वेव पहुँचती है तो केवल अर्थ सरफेस पे चलती है। ये दोनों वेव जो थी बॉडी वेव इसलिए कही जाती है क्योंकि अर्थ सरफेस पे नहीं चलती, प्राइमरी सेकेंडरी। लेकिन जो आपकी एस वेव है, यल वेव है, वह केवल आपकी अर्थ सरफेस में चलती हैं, और स्पीड जो है इसकी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। एल वेव को 2 भागों में बांटा गया है। लॉन्ग वेव को रिले वेव, लव वेव। लव वेव को HD लव ने अपना विकसित किया था। इस चीज़ को और आगे हम बढ़ें तो इसमें आप देख सकते हैं पी वेव और PG और SQ। तो PG और SQ वेव भी है। इसमें क्या है, PSL वेव होते हैं ना, PS और L। तो P और S के बीच में PG वेव, और S और L के बीच में SG वेव आता है।
ये क्रोशिया की कल्पा घाटी में 1909 में पीजी और एसजी वेव की दिया गया। एक होता है पी स्टार करके, फिर एक्स स्टार करके। ये कोनार्ड द्वारा 1923 में किया गया था। अब ये क्या कह रहे थे कि जो पी और पीजी है इसके बीच में पी स्टार पाया जाता है, पी और पीजी के बीच में पी स्टार, और एक्स और एसजी के बीच में एक्स स्टार पाया जाता है। तो पीजी और एक्स स्टार वाला ये हुआ हो गया। फिर रेडॉन गैस, इस चीज़ को जानते रहिएगा कि भूकंप के आने से पूर्व जो है रेडॉन गैस निकलती है और इसके संकेत हैं। ठीक है, अब आते हैं सुनामी। सुनामी जापानी शब्द है। अंतःसागरीय भूकंपीय लहरों का परिणाम जो है यल वेव। रिक्टर स्केल पर जब 7 डिग्री से अधिक तीव्रता का जब भूकंप आता है तब सुनामी का निर्माण होता है। जब समुद्र के अंदर जो है अंतःसागरीय भूकंपीय लहरों का निर्माण होता है, भूकंप आता है खूब 7.0 रिक्टर स्केल पर रहता है, उससे अधिक होता है, तब सुनामी उत्पन्न होती है। एक होता है आइसोसिस्मल लाइन। ठीक है, आइसोसिस्मल लाइन समान भूकंपीय तीव्रता वाले लाइन को मिलाने वाली रेखा है। क्या कहते हैं कि द लाइन में सेम इंटेंसिटी ऑफ स्केल, जो तीव्रता है उसको मिलाने वाली। और एक होता है होमोसिस्मल लाइन, मतलब समान समय में अनुभव। द लाइन सेम टाइमिंग अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस, मतलब समान इक्वल समय में आने वाले भूकंप की मिलानी रेखा। फिर हम समझ लेते हैं आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल मतलब समान भूकंपीय तीव्रता, जैसे कि 7.1 करके कहाँ पर 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप आए हैं उसको मिलाने वाली रेखा हो गई। और फिर आइसोसिस्मल मतलब समान समय में अनुभव की जानी, मतलब 5 बजे यहाँ पे भूकंप आया था तो 5 बजे यहाँ पर भी भूकंप आया था, 5 बजे यहाँ पर भी भूकंप आया था। तो समान समय में जो अनुभव की गई है भूकंप के बारे में उसको मिलाने वाली रेखा जो है होमोसिस्मल कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक जो बेनियाफ जोन होता है जिसमें सबडक्शन होता है प्लेट का, उसमें शैलो अर्थक्वेक जो इतना ऊपर रहता है तो इसका फोकस जो है 0 से 50 किलोमीटर डीप होता है। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक इसका फोकस जो है 50 से 250 किलोमीटर डीप रहता है। डीप अर्थक्वेक इसका फोकस जो है भूकंप मोड से 250 से 700 किलोमीटर डीप रहता है। ठीक है, अब आते हैं वेल्कोनोज एंड वेल्कोनिक लैंडस्केप। ठीक है, तो वेल्कोनो मतलब ज्वालामुखी और उसके निर्मित जो लैंडस्केप आकृतियाँ बन रही हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ज्वालामुखी से निश्चित पदार्थ निकलते हैं, गैस में जलवाष्प सर्वाधिक है, इस चीज़ को जानते रहिएगा। वाटर वेपर ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा निकलता है 60 से 90% के बीच में। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। ये चीज़ ये भी जानती है, मीथेन एंड हाइड्रोजन ये ज्वलनशील गैस है। ठीक है, इन दोनों गैसों में हाइड्रोजन ज़्यादा ज्वलनशील गैस है, मीथेन भी ज्वलनशील गैस है। अब आते हैं एसिडिक मैग्मा। तो एसिडिक मैग्मा जो होता है वो हाइयर परसेंट ऑफ सिलिका इसमें पाई जाती है, और एक बेसिक मैग्मा होता है जो कि लो परसेंट ऑफ सिलिका पाई जाती है। एसिडिक मैग्मा को फेल्सिक लावा कहते हैं, हल्का रंग का होता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, रायोलाइट हो गया। तो ग्रेनाइट में मैक्सिमम सिलिका होता है, ठीक है, क्लियर्ड होता है, और सिलिका का परसेंटेज इसमें 74% करीब रहता है। फेल्सिक लावा का जो सिलिका परसेंट होता है 74%। और मेफिक लावा जो होता है बेसिक लावा भी कहते हैं कि गहरा रंग होता है। फेल्सिक जो रंग है फेल्सिक का वो हल्का है और मेफिक का गहरा है। इसमें गैब्रो हो गया, बेसाल्ट हो गया, लो परसेंट ऑफ सिलिका, 45% करीब इसमें सिलिका पाए जाते हैं। ठीक है, अब साइज ऑफ पार्टिकल पे अगर हम आए, निश्चित पदार्थ जो निकलते हैं मतलब ज्वालामुखी उद्गार से, तो उनके पार्टिकल को जो निकलते हैं उसमें ज्वालामुखी के धूल होते हैं, राख होते हैं, बारीक एंड फाइनेस्ट पार्टिकल जो 2 सेंटीमीटर के होते हैं वो धूल राख हो गए। उसके बाद अगर साइज के आधार पर जाएँ तो फिर लैपलीज आता है जो मटर के दाने के 6 सेंटीमीटर बड़ा है। फिर उसके बाद जो क्रम से आया तो ज्वालामुखी बम आता है जो 6 सेंटीमीटर से लेकर 100 टन तक के बीच होता है। और फिर आते हैं वैल्कोनिक टफ। एक वैल्कोनिक टफ जो बनता है वो बारीक कणों के समूह होते हैं। ये जो धूल राख है इनके बारीक कणों का जब समूह बन जाता है वैल्कोनिक टफ हो जाता है, और जब बड़े पदार्थों का समूह इकट्ठित हो जाता है तो देखिए वैल्कोनिक ब्रेशिका कहते हैं, ब्रेशिया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार वर्गीकरण। तो ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार अगर हम वर्गीकरण को देखें तो केंद्रीय उद्भेदन में एक्सप्लोसिव विस्फोटक होता है, ये देख रहे हैं ना, केंद्रीय उद्भेदन में विस्फोटक होता है, और एक होता है फिशर स्केल। 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल मतलब केंद्रीय उद्भेदन होते हैं जिसे एक्सप्लोसिव भी कहा करते हैं विस्फोटक, और एक होता है फिशर इरप्शन मतलब दरारी उद्भेदन जिसे क्वाइट शांत भी कहा करता है। ठीक है, शांत धीरे धीरे निकलता है। इसका हम क्रम लिखे हैं सेंट्रल एक्सप्लोसिव का, हवाईयन से लेकर स्ट्रोम्बोली, वैल्कोनिक, पिलियन और विशुकियर। ठीक, तो हवाईयन जो है ये सबसे शांत से धीरे धीरे निकलता है। फिर उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी है लो टू हाई हो जाती है, मतलब उसके बाद स्ट्रोम्बोली सबसे तेज विस्फोट। देखिए हवाई जो है शांत पतला बेसिक लावा कौन बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रोम्बोली टाइप की जो होती है वो अपेक्षाकृत हो जाती है किससे, हवाईयन से,
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को, इस चीज़ को जानते रहेगा। फिर वेल्कोनियन टाइप की जो ज्वालामुखी होती है वो विस्फोटक हो जाती है, इससे किसी स्ट्रोम्बोली से ज़्यादा विस्फोटक, भयंकर उद्गार और चिपचिपा। ये जो क्रम है इंटेंसिटी टू लो टू हाई, मतलब ये हवाइयन से लेकर पिलियन तक और विशेष तक खूब ज़्यादा विस्फोट हो जाता है, बहुत विस्फोटक तक पहुँच जाती है, मतलब सबसे शांत से लेकर बहुत विस्फोटक तक। तो वेल्कोनिक विस्फोट भयंकर उद्गार हो जाता है, पिलियन में सर्वाधिक विस्फोट होने लगता है, विनाशकारी हो जाता है और चिपचिपा लावा होता है। फिर विशेष में तो जो होता है अंतर्गैसिक तीव्रता अधिक हो जाती है, फूल गोभी स्वरूप बन जाता है। तो ऐसी इंटेंसिटी के आधार पर इनको हमने बांटा है। फिशर रिएक्शन को अगर हम देखें, दरारी उद्भेदन, देखिए मिड अटलांटिक रिक्स है इसका उदाहरण। तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है तो बीच का जो दरार बन रहा है, जिसकी वजह धीरे धीरे मैग्मा ऊपर उठ रही है, ठीक है। इसमें अब जो इस ग्लेशियर में क्या होता था, एक पाइप नली शिप खुलती थी जिसकी वजह से मैग्मा खूब ऊपर से तेजी से निकलता था। लेकिन फिशर में क्या होता है, पूरा एक दरार बनता है ऊपर टॉप टू बॉटम, जिसकी वजह से ऐसे करके फैलता है प्लेट तो ऊपर निकलता है, तो फिशर दरारी उद्भेदन होता है। लावा फ्लड और लावा फ्लो होता है, मड फ्लो होता है, फ्यूमरोल्स निकलते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम देख रहे थे। अब अगर हम उद्गार की अवधि टाइम के अनुसार देखा जाए तो इसको हम एक्टिव एनकोलोम, डॉर्मेंट और प्रसुप्त जिसे कहते हैं, फिर शांत स्टेट में बांट करते हैं। तो अवधि के आधार पर हम देखें तो एक्टिव एनकोलोम में जैसे स्ट्रोम्बोली है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। फिर इसे माउंट एल्टना इटली में जो है, किलाइमू जो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन जो भारत का अंडमान निकोबार में द्वीप में है, माउंट कैमरून अफ्रीका के एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, हवाई ज्वालामुखी, तो ये एक्टिव में आ जाते हैं। डॉर्मेंट में अगर हम देखें तो विशुयस इटली का, क्रकाटोआ इंडोनेशिया का। स्ट्रिंग में अगर हम जाएं शांत में तो कोह सुल्तान तथा देमबंद आपका ईरान में, पोपा मतलब म्यांमार में, कंकागुआ जो इंडीज की सर्वाधिक ऊंचाई पर है वह शांत, इंडीज की सर्वाधिक ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी है कंकागुआ, ठीक है। अगर हम मेजर वैल्कोनो ऑफ द वर्ल्ड अगर हम देखें पूरे विश्व में सबसे जो मुख्य हैं, तो आप इसी जानें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपैची है, 19,613 फीट है। और अगर मुख्य हम देख लें पूरे विश्व में तो देखिए दक्षिण अमेरिका में कोटोपैची, चिम्बोरजे, ओडिशल सलाडो, एकांकागुआ। अफ्रीका में माउंट कैमरून, कलिमंजारो, ठीक है, कलिमंजारो आपका हो गया। फिर बैरन आपका भारत का है ही है, नारकोंडम वहीं पे है। फिर काकराटोआ हो गया, माउंट फ्यूजियामा हो गया, बिफियस हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया, माउंट एटना हो गया, माउंट रेनियर हो गया उत्तर अमेरिका में, माउंट हेलना हो गया, माउंट हुड हो गया, माउंट सस्ता हो गया, मोना लोवा, किलामू यहाँ पे है। तो ये सब मुख्य हैं, इन सबको जानते रहिएगा, ठीक है। जगह माउंट फ्यूजियामा जापान में है, ऐसे करके हैं सब। अकॉर्डिंग ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक, अगर हम प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर देखें तो वैल्कोनो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में पाया जाएगा, 80%। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे छेपड़ हो रहा है, ठीक है, उसे डिस्ट्रक्टिव मतलब एक प्लेट का विनाश हो जाना, इसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। तो ये आपका 80% जिसे रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र हो गया। और 15% जो है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के दूर जाता है तो क्रस्ट का निर्माण होता है, तो इसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते थे, 15% इसका है। और 5% जो इंट्रा प्लेट मार्जिन पे होता है, मतलब एक ही प्लेट के अंदर, जैसे कि ये आपका हवाई द्वीप वाला है, ये पूरा एक ही प्लेट के अंदर एक्टिव वैल्कोनो है हवाई द्वीप वाला, वो एक ही प्लेट के अंदर हवाई द्वीप जो पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन भूभ्रंग घाटी प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में हॉट स्पॉट का क्षेत्र है, तो ये आपका एक्टिव वैल्कोनो है, ठीक है। एक्टिव वैल्कोनो है और इंट्रा प्लेट एक ही प्लेट, मतलब एक ही प्लेट कौन, पैसिफिक प्लेट के अंदर जो हॉट स्पॉट के रूप में निकलता है, वो 5% हिस्सा हो गया। अब टोपोग्राफी ड्यू टू वैल्कोनिक इरप्शन, अगर हम टोपोग्राफी देखें वैल्कोनिक इरप्शन के मतलब जो स्थलाकृतियाँ बन रही हैं वैल्कोनिक इरप्शन की वजह से, एक होता है स्ट्रेच्यू में सिंडर बनता है, जो एक इसका ऊपर वाला हिस्सा निकलता है, सिंडर हो गया, ऐश कोन हो गया, जो राक कोन बनता है, कंपोजिट कोन हो गया, पैरासाइट कोन हो गया, बेसिक लावा हो गया, ठीक है, कोन, बेसिक लावा कोन, एसिडिक कोन, लावा डोम में क्या होता है कि एक ऊपर वाला जो क्रस्ट आता है नीचे के जो है क्रस्ट को नहीं तोड़ पाती, लावा अंदर ही रह जाता है, ऊपर वाला क्रस्ट उठ जाता है डोम की तरह, तो लावा डोम हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार की लावा प्लग है, लावा प्लग में क्या होता है, जैसे ये देखिए लावा प्लग में ये आपका निर्माण हुआ था और इधर का साइड अपर्दन हो गया, बीच वाला जो खड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है स्टैंड एक पैरेलल जो एक खंबा की तरह है, लावा प्लग था, पाइप थी, नली थी, वो बचा रह जाता है, इसी को लावा प्लग या लावा डाट कहते हैं, ठीक है। तो आरी बगल का अपर्दन हो गया तो ज्वालामुखी प्लग या डाट का निर्माण हो गया। वैल्कोनिक नेक मतलब जो ऊपर वाला एकदम हिस्सा होगा इसे वैल्कोनिक नेक कहेंगे, ठीक है।
वेल्कोनिक नेक हो जाएगा, फिर कॉल्डेरा ही जब ये खोखलाकार बना जाएगा तो क्रेटर का बड़ा रूप कॉल्डेरा हो जाएगा, फिर लावा प्लेट्यू का निर्माण होता है। जब लावा प्लेट्यू देखिए दक्कन ट्रैप हो गया तो लावा प्लेट्यू का निर्माण हो गया, तो ये आपका स्ट्रेशियम हो गया। इंट्रीशियम में आते हैं। इंट्रीशियम जो असलाकृतियाँ होती हैं, अब इसमें देख सकते हैं ग्लेशियर आता है, जिसमें पूल टाइप ग्लेशियर, नोजल टाइप ग्लेशियर आ जाएंगे। फ्यूमरेस मतलब धुआंरे आते हैं, ठीक है। फ्यूमरेस में धुआं फिशर इरप्शन की भी होता है, जैसे बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, शील डाइक, ये सब जो इंट्रीशियम में आते हैं। तो फ्यूमरेस जो दुआरे हैं अलास्का में, ये वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है अलास्का को। अब आते हैं बैथोलिथ, लोकोलिथ, लैपोलिथ जो इंट्रीशियम में बने हुए हैं उनको समझ लेते हैं। सबके नीचे प्लूटोनिक होता है जो सबके पाताली में होता है, इस चीज़ को जानते रहेगा। उसके ऊपर जो असलाकृतियाँ बन जाती हैं, जैसे बैथोलिथ, बैथोलिथ सबकी गहराई में होता है, ठीक है। जर्मन शब्द है बैथोज, गहराई में। फिर लाइकोलिथ कॉन्वेक्स स्लोप होता है। लाइकोलिथ का जो है ये देखिए, लाइकोलिथ है कॉन्वेक्स स्लोप होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स आर्क होगा, कॉन्वेक्स स्लोप होगा, ओके। फिर आते हैं आपका लोपोलिथ। अगर हम लोपोलिथ को देखें तो लोपोलिथ कॉनकेव स्लोप और तस्तरी नुमा होता है, मतलब ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ये देखिए 1 मिनट, कहीं इसमें बना नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं, ऐसे ऐसे सर्कल कॉनकेव स्लोप रहेगा, उस पर जो जमा होगा तो कॉनकेव शेप और तस्तरी नुमा रहेगा, ठीक, कटोरी की तरह ऐसे रहेगा, एकदम कटोरी की तरह। तो ये आपका इस पर अगर जमा हो जाए तो ये लोपोलिथ हो जाएगा। अब फैकोलिथ जो होता है वो अपनीति अवनीति, जो चट्टानों का लेयर बना रहता है, अपनीति बेड्स रहते हैं, तो अपनीति में मतलब ऐसे ऊपर की तरफ अपनीति में या अपनीति नीचे की तरफ जो जमा हो जाता है मैग्मा का, हाँ, तो इसे हम फैकोलिथ कहते हैं। अपनीति अवनीति में मैग्मा जमा होकर। शील जो होता है वह मौलिक चट्टान की परतों के समानांतर होता है, देखिए मौलिक चट्टान की चल रही है, इसके पैरेलल देखिए शील का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसे शील का निर्माण होता है। और जो डाइक होता है वह दीवार की तरह खड़ी होती है, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे डाइक कहीं पे, हाँ देखिए डाइक है, ये दीवार की तरह खड़ी है, ये देखिए, ये लाइकोलिथ की तरह देखिए, ये डाइक है, ये डाइक है, दीवार की तरह खड़ी है। और जो शील का एक पतली शील को ही शीट कहते हैं, जब शील जो है आपका पैरेलल रहता है, वही जब ये एकदम देखिए पतली शीट टाइप का है, पैरेलल ही मौलिक चट्टान की परतों के समानांतर है, लेकिन ये पतला में है, इसलिए इसे शीट कहते हैं। ये आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, मतलब जो सिद्धांत हैं माउंटेन बिल्डिंग के, उसके बारे में। तो क्लासिफिकेशन, अब अगर हम माउंटेन देखें ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऊंचाई के आधार पर, तो लो माउंटेन की हाइट रेंज जो होती है वह 700 से 1000 मीटर मानी गई है। रफ माउंटेन की जो हाइट रेंज होती है वह 1000 से 1500 मीटर मानी गई है। और रग्ड माउंटेन की जो हाइट रेंज होती है वह 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर मानी गई है। और वही हाई माउंटेन की जो हाइट वेव होती है वह 2000 मीटर के ऊपर मानी गई है, ठीक है। तो ये सब क्लासिफिकेशन है माउंट के रेंज की। अब आते हैं डिवीजन ऑफ माउंटेन अकॉर्डिंग टू द एज, पीरियड के आधार पर, जो आयु है उसके आधार पर, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जिसके में 4 प्रकार के माउंटेन को एज माना गया है। देखिए प्री कैम्ब्रियन एज माउंटेन, जो कि जैसे लारेशिया पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन एज माउंटेन हो गया। प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलेडियन एज का माउंटेन, जिसमें अरावली, महादेव, सतपुड़ा, ब्राज़ील, ब्रिलाइट, साउथ अफ्रीका की इनका निर्माण हुआ है। अंतिम सिल्यूरियन तथा प्राथमिक डियोनियन युग में को कैलेडियन माउंटेन कहते हैं, इसमें निर्माण। और हर्शियन माउंटेन जो है वह पर्मियन एज के रूप में माना गया है, इसमें वाकेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट, अप्लेकियन, हर्शियन, यूरोप, इन सब का निर्माण हुआ है। और अल्पाइन और टर्शरी एज माउंटेन भी कहा जाता है चौथे को, अल्पाइन का या टर्की एज माउंटेन, जिसमें रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, काकेशस, एल्टलस, हिमालय, एल्ब्रुस, ठीक है, इन सब का निर्माण हुआ है। एटलस जो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। अब आते हैं जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति। तो इस चीज़ को जानते रहिएगा, डिवीजन ऑफ माउंटेन में प्री कैम्ब्रियन, कैलेडियन, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडियन में सिल्यूरियन और प्रारंभिक डियोनियन के बीच वाला हिस्सा, हर्शियन जो कि पर्मियन एज कहा जाता है, अल्पाइन या टर्शरी एज, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन, कैलेडियन, हर्शियन और अल्पाइन या टर्शरी एज भी कह सकते हैं, ठीक है। जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति। भूसन्नति का जो थ्योरी है वह ई हॉग ने दिया था, ठीक है, थ्योरी गिवन बाय ई हॉग। और कॉन्सेप्ट जो है जियोसिंक्लाइन का वह हालैंड डाना दिया था, ठीक है। और इस बात को भी जानते रहिएगा, सर्वप्रथम डाना ने ही भूसन्नति नाम दिया था, जियोसिंक्लाइन जो नाम दिया था वो डाना ने दिया था, और कॉन्सेप्ट हालैंड डाना ने दिया था, और थ्योरी जो है ई हॉग ने दिया था। भूसन्नतियाँ क्या होती है, इसको अगर हम डिफिनेशन में देखें तो भूसन्नतियाँ लंबे, सकरे तथा उथले, मतलब कहते हैं लॉन्ग, नैरो एंड शैलो जली भाग होती हैं, जिनमें तलछटी निक्षेप, सेडिमेंटेशन के साथ साथ तली में धकाव, सब्सिडेंस होता है, ओके धक जाता है, सेडिमेंटेशन होते होते धस जाता है। इसका स्टेज आप जियोसिंक्लाइन अगर देखें, इसे हम क्रेडल ऑफ माउंटेन भी कहते हैं। जियोसिंक्लाइन को क्रेडल ऑफ माउंटेन मतलब भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहते हैं। भूसन्नति अवस्था लिथोजेनेसिस, जिसमें भूसन्नति की उत्पत्ति
तलछट का जमाव सेडिमेंटेशन और तली का धसाव सब्सिडेंस होता है। ठीक है, तो भूखनति की अवस्था में तो पहले भूखनति की उत्पत्ति होती है, फिर तलछट का जमाव होता है, फिर मतलब सेडिमेंटेशन होता है, फिर तली का धसाव हो जाता है। फिर दूसरा होता है ऐसे निर्माण होता है स्टेज ट्यूब इंक्लाइन का। अगर हम देखें पहले क्रम से, तो पहले होता है भूखनति की अवस्था लिथोजेनेसिस स्टेज, अगर हम देखें। फिर उसके बाद होता है पर्वत निर्माणकारी अवस्था। पर्वत निर्माणकारी ओरोजेनेसिस जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य संवेदनात्मक बल की शुरुआत के, लेकिन मध्यवर्ती भाग मीडियन मास वलन से अप्रभावित। कारण ये होता है कि पहले तो सेडिमेंटेशन हुआ, यहाँ पे देखिए गड्ढा था, सेडिमेंटेशन हुआ, पहले भूखनति हुई, गड्ढा हुआ, फिर तलछट जमा सेडिमेंटेशन हुआ, फिर तली का धसाव हो गया, नीचे धसता गया। अब क्या हो गया, पर्वतकारी में समान सुपीटात्मक बल शुरू हो गए। ठीक है, जब ये बल शुरू हो गए तो इधर के फोर्क और इधर के फोर्क लगाने लगे। इस चीज़ को देख रहे, इधर के फोर्क और इधर के फोर्क लगाने लगे, जिसकी वजह से किनारों पर वलन होने लगा। की शुरुआत हुई, लेकिन मध्यवर्ती भाग और बीच वाला भाग जो है वह नहीं वलन हो पाया। मध्यवर्ती भाग मीडियम भाग वलन से अप्रभावित रहा, किनारों को वलन हो गया, और किनारों वाले वलन को डेंकेटन कहे हैं उन्होंने, को बने। अब विकास किया होता है, 3 स्टेज है ना। पहला था भूखनति की अवस्था, दूसरा पर्वत निर्माणकारी, वलन हो गए किनारे किनारे। विकास की अवस्था में क्या होता है, अत्यधिक वलन और प्रेशर हो जाता है, और समस्त भाग जो है वलित हो जाता है, पूरी तरह जो मीडियन भाग है ये भी वलित हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। अब आते हैं कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी, जियोसिंक्लाइन एंड ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, ये जर्मन विद्वान कोबर थे। इन्होंने क्रेटोजेन शब्द दिया। क्रेटोजेन कहने के मतलब भूखंडति के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड। जैसे ये आपका भूखंडति है, इसके चारों तरफ जो दृढ़ भूखंड जो स्थल खंड होंगे, महाद्वीप या महाद्वीप पूरा चारों तरफ के, उसको इन्होंने आपका क्रेटोजेन कहा। भूखंडति के चारों दृढ़ भूखंड को, रिजिड मार्केस को इन्होंने क्रेटोजेन कहा। ओके, अब आते हैं रेंटकेटन। रेंटकेटन जो है ये मार्जिनल रेंज को बताया। ये जो किनारे वाला देखिए कि जब ये कंप्रेशन फोर्स लगा यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लगा, इधर किनारे पर वलन हो गया, तो ये जो किनारों पर वलन हुआ है इसी को इन्होंने रेंटकेटन कहा। ठीक है, या फोरलैंड भी कहते हैं, मार्जिनल रेंज जिसे कहते हैं, किनारों पर मार्जिनल रेंज या फोरलैंड, इसी को कोबर ने रेंटकेटन कहा। ठीक है, और एक होता है श्वासिनबर्ग जो मध्य पिंड है, इसी को श्वासिनबर्ग कहते हैं। वलन क्रिया के अप्रवाहित बीज का जो भाग रहता है, अब देखिए वलन हुआ किनारे बीज का भाग अप्रवाहित रह गया, मीडियन मार्क, तो इसी को इन्होंने श्वासिनबर्ग कहा। और इस श्वासिनबर्ग को ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखिए तिब्बत का पठार है और उसकी किनारों पर वलन के कारण हिमालय तथा कुनलुन के बीच, देखिए मान लीजिए हिमालय है और कुनलुन है, इसके बीच में तिब्बत का पठार है, तो ये मध्य पिंड है या श्वासिनबर्ग भी कहते हैं। कुछ थ्योरी हैं, जैसे कोबर का जियोसिंक्लाइन ऑर्गन थ्योरी था, उसी प्रकार के थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी जेफ्रीज का था, तापी संकुचन सिद्धांत, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी था डेली का। ये आपका वन मोबाइल अर्थ बुक में 1926 में लिए थे, डेली के महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। आवर मोबाइल अर्थ बुक में 1926 में। थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी था आर्थर होम का। तापी संवहन तरंग सिद्धांत 1928-1929 में। बुक इनकी थी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, इसी में इन्होंने लाए थे। ठीक है, ये आपका हो गया। रेडियो एक्टिव थ्योरी थे थर्मल साइकिल थ्योरी जॉली का। प्रतिपादक बुक थे द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ 1950 की। रेडियो सक्रिय पदार्थ थोरियम और यूरेनियम है। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इस पुस्तक में इन्होंने थर्मल साइकिल थ्योरी दिया था, जो कि 1925 में आई थी, पृथ्वी के धरातल का इतिहास। ओके, अब आते हैं वेदरिंग एंड मास मूवमेंट में। वेदरिंग मतलब अक्षय, और मास मूवमेंट मतलब एक बड़ा का मतलब मास का एक तरफ के इकट्ठे मूवमेंट होना, इसी को मास मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अनाच्छादन क्या होता है, डेनुडेशन। डेनुडेशन में आपका आता है वेदरिंग प्लस इरोजन। ठीक है, मतलब अनाच्छादन में अक्षय प्लस अपर्दन आता है। तो जो अक्षय होता है वह स्थैतिक क्रिया होती है, मतलब एक ही जगह टूट फूट कर चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना, इन सीटू ऑन प्लेस पर, तो इसे अक्षय कहते हैं। और इरोजन में गतिशील क्रिया होती है, और मास मूवमेंट मतलब वो भी चलता रहता है। ठीक है, लैंडस्लाइड टाइप का। ठीक है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, इसमें क्या होता है, भौतिक क्रियाओं जैसे ताप, तुषारपात, फ्रॉस्ट, जल आदि द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को विघटन डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक, डिसइंटीग्रेशन किसे कहते हैं, भौतिक क्रियाओं द्वारा। ताप, तुषारपात, देखिए बहुत अधिक तापमान है तो चट्टान का टूटना शुरू हो जाता है, चट्टान टूटने लगती हैं अधिक गर्मियों में। और रासायनिक कारणों को द्वारा, जैसे ऑक्सीडेशन या पानी की वजह हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, इन द्वारा चट्टानों के कमजोर तथा ढीले पड़ने को वियोजन डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिएगा। फिर आते हैं लीचिंग एक्शन, अपक्षालन। अपक्षालन में क्या होता है, घुलाकर बहाने की क्रिया। देखिए कोई चट्टान है, उसमें घुलकर, और उसमें जो कैल्शियमोरेट या फिर डोलोमाइट टाइप की चट्टान है उसको घुलकर बहा ले जाना, ये आपका निच्छानन वाली प्रक्रिया हो गई। 3 प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदरिंग एजेंट। एक होता है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो पहले आते हैं फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग पे। ठीक है,
तो आपका जो फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग है, इसमें ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, मैंने बताया था ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन, जो भौतिक क्रियाओं द्वारा ताप मतलब सूर्य की रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से चट्टान टूट टूट कर बिखर जा रहे हैं। तो ये ब्लॉक मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में जब ये बिखरते हैं तो ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, मतलब ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में जब होते हैं। देखिए आप ऐसे समझिए, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, मतलब दिन के समय खूब अधिक ताप है, जैसे रेगिस्तान वाला एरिया ले लीजिए, दिन के समय खूब अधिक ताप है, हॉट डेजर्ट एरिया में ये घटनाएं होती हैं। डे के समय बेस रॉक जो है हीटेड हो जाता है और नाइट के समय रॉक आर कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जिसकी वजह से एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है, फैलाव संकुचन, और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन होने लगता है। फिर आते हैं आपके ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। अब छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे होता है, ये ड्राई एजर्ट एरिया में होता है। क्या होता है कि डिफरेंट कलर के रॉक होते हैं, मिनरल होते हैं, मतलब अलग अलग, देखिए रॉक के जो लेयर हैं वो अलग अलग होते हैं। अब क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, मतलब तापमान का जो असर होता है वह जौन की मिनरल रहते हैं, कोई ऐसे मिनरल होते हैं जो अधिक तापमान पे टूटते हैं, कोई ऐसे मिनरल होते हैं जो कम ही तापमान में टूट जाते हैं। तो जो ये कलर रॉक मिनरल होता है डिफरेंट कलर के, जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, मतलब समय समय पर ट्रैक्शन और कंट्रैक्शन जो होता है लेयर का, वह धीरे धीरे, मतलब कभी इसका हो जाएगा कभी उसका हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ग्रेनुअल छोटे कणों का निर्माण होता है। शैटरिंग, अगर हम शैटरिंग को देखें, शैटरिंग ड्यू टू द रेन शोवर एंड हीट। शैटरिंग मतलब चटकन कहते हैं, चट्टानों के ऊपर अचानक वर्षा की फुहारे, शोवर, रेन शोवर हो जाता है, उसके फुहारे पड़ती हैं तो उनमें शीघ्रता के चटकने पड़ जाती हैं, तो ये शैटरिंग है, ठीक है। और ये सूर्य तप द्वारा तप्त राख का, देखिए कोई सूर्य तप के द्वारा तप्त राख है, उस पर एकाएक फुहारे पड़ गई तो आप देखते हैं ना शैटरिंग हो जाता है, चटकने लगेंगी चट्टानें। अब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द फ्रॉस्ट, अब ये देखिए ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन था ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, ये आपका डेजर्ट एरिया में था, लेकिन अब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द फ्रॉस्ट जो है ये शीत कोल्ड एरिया में होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अल्टरनेट प्रोसेस, जो एक क्रमबद्ध, एक के बाद एक क्रमबद्ध अल्टरनेट प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग नाइट एंड डे। अब ये अल्टरनेट प्रोसेस हो रहा है, कभी दिन में क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है, थाइंग मतलब पिघल जा रहा है, रात में क्या फ्रीजिंग मतलब जम जा रहा है, किसमें, चट्टानों के दरारों में जाकर जो वाटर है, वाटर ड्यूरिंग नाइट एंड डे, ठीक है, रॉक के अंदर जो है वाटर जो है दिन और रात किसी में आपका फ्रीजिंग एंड था वाली स्थिति आ रही है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक इंच के बड़े बड़े टुकड़ों में ये टूट जा रहे हैं, फ्रॉस्ट की वजह से, तुषार की वजह से, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लोरेशन मतलब अबदलन कहिए या ओनियन वेदरिंग भी कहते हैं, ड्यू टू द टेम्परेचर एंड विंड, ठीक, जैसे प्याज का छिलका उतारा जाता है, इसी को एक्सप्लोरेशन कहते हैं या ओनियन वेदरिंग कहते हैं। तो डिजर्ट एरिया में ये घटनाएं घटती हैं, परतों का उखड़ना। अब परतों का उखड़ना मतलब किसी भी क्षेत्र में चट्टानों के ऊपरी भाग तथा उसके निचले भाग विभिन्न दर से गर्म होते हैं, तो इसे फ्लैकिंग की क्रिया कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से परतें उतरती हैं। डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सप्लोनेशन ड्यू टू द अनलोडिंग, दाब मुक्ति द्वारा चट्टानों का विघटन। अब ये ऐसे है, आप इसे समझिएगा, मान लीजिए पूरा चट्टान है टोटल, ठीक है। अब इस चट्टान में ऊपर वाला हिस्सा जो है दबाव मार रहा था, अब ये ऊपरी पदार्थ जो है निचले पदार्थ पर प्रेशर लोडिंग लगा रहा था। अब क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से, एक्सप्लोनेशन की वजह से ये जो लोडिंग था वह हट गया दाब मुक्ति द्वारा, ठीक, चट्टान का हट गया। तो जो ऊपरी लेयर जब हट जाता है तो ऊपरी लेयर हटने से दबाव हट जाता है, दाब मुक्त हो जाता है, तो ये जो चट्टान है वो दाब मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी डिसइंटीग्रेशन होता है। अब आते हैं आपके केमिकल वेदरिंग पे। तो केमिकल वेदरिंग को अगर हम देखें, इसमें मोर डोमिनेंट जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावी कार्य होता है वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में होता है केमिकल वेदरिंग में, जहाँ पे वाटर मिले, बिकॉज क्योंकि अवेलेबल वाटर प्लस हाई टेम्परेचर, इसमें वाटर और हाई टेम्परेचर दोनों मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। केमिकल वेदरिंग में जैसे ऑक्सीडेशन होता है, वायु मतलब एयर की ऑक्सीजन O2 हो गया प्लस H2O वाटर, तो इससे क्या होता है, जंग रस्ट लग जाता है, आयरन ब्लॉक में अग्नियक रॉक ले सकते हैं आप। फिर कार्बोनेशन एंड सोल्यूशन बिलियन को अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, फिर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइम स्टोन चूना पत्थर, ठीक है। तो कार्बोनेशन सोल्यूशन जब मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, जिससे जो है कास्ट प्रदेश यूगोस्लाविया को ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल। तो कार्बोनेशन क्रिया केमिकल वेदरिंग में आती है। फिर हाइड्रेशन की क्रिया आती है, जलयोजन, जिसमें रॉक होता है, चट्टान होती है प्लस वाटर H2, मतलब चट्टान जब जल सोख लेती है तथा उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है, जब जल सोखेगी तो उनका आयतन में वृद्धि हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे चट्टान, जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग की वो टूट जाएंगी। हाइड्रोलाइसिस की क्रिया जो होती है उसमें मिनरल, देखिए हाइड्रेशन में रॉक का वाटर से होता है, हाइड्रोलाइसिस में मिनरल के वाटर का होता है। देखिए इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण मिनरल जो रहती हैं वो सिल्का होती है, सिल्का मिनरल, सिलिकेट मिनरल आर मोस्ट अफेक्टेड, सिलिकेट मिनरल जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है हाइड्रोलाइसिस में।
अब आते हैं चिलेशन। चिलेशन जो होता है केमिकल वेदरिंग बाय द प्लांट, जो पौधों द्वारा आपका वेदरिंग होता है केमिकल, उसी को चिलेशन कहते हैं। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग को अगर हम देखें, बायोलॉजिकल वेदरिंग जो मानव द्वारा हुआ, एनिमल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, प्लांट वेदरिंग, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग जिसमें मानव द्वारा हो गया, ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया। आते हैं, ये तो हो गया वेदरिंग की कहानी। अब आते हैं मास मूवमेंट में, द्रव्यमान संचलन, मास वास्टिंग भी कहते हैं, जैसे लैंड स्लाइड हुआ। तो देखिए आप, कई प्रकार के होते हैं। फाल, फाल मतलब गिरना, अति तीव्र ढाल से, जैसे कगार या क्लिफ से बारीक पदार्थों या शैल खंडों का सीधे नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसे फाल कहते हैं। देखिए सबको जानते रहेगा, रॉक फॉल, डेब्रिक फॉल, अर्थ फॉल। फाल हुआ, स्लाइड्स हुआ, स्लो हुआ, क्रिम्प हुआ, इन सबको रॉक, डेब्रिक, अर्थ में बांटा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, फाल में क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है, जो आपका बारीक पदार्थ होते हैं वो सीधे नीचे गिरते हैं, वर्टिकल मूवमेंट, लंबवत संचलन होता है ग्रेविटी के कारण, ठीक है। इसमें रॉक फॉल, बड़े चट्टान टूट गए, डेब्रिक फॉल मलबा का बहाव हो गया, अर्थ फॉल मतलब वो भी एक तरह के रॉक फॉल का ही छोटा हिस्सा है, ठीक है। ये तो हो गया फाल वाली स्थिति। स्लाइड, स्लाइड के रूप में भी मास मूवमेंट होता है। स्खलन जिसे कहते हैं, देखिए विभिन्न आकार वाले मलबा हो गए, वेदर, रॉक प्लस सॉयल का भारी मात्रा में तीव्र गति से नीचे की ओर जाना, ये डायगोनल मूवमेंट होता है। डायगोनल मूवमेंट करने का अर्थ हुआ, ये देखिए ये डायगोनल मूवमेंट मतलब ऐसे करके धीरे धीरे जा रहा है, और जो आपका फाल वाला होता है सीधे नीचे गिरा, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। डायगोनल मूवमेंट में ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब स्लम्प होता है, स्लाइड में स्लम्प, अवपातन, अवपातन में बारीक पदार्थों का वक्राकार तल पर संचलन होने था, जैसे रॉक स्लम्प, डेब्रिक स्लम्प, अर्थ स्लम्प, नहीं बता रहे थे। देखिए रॉक, डेब्रिक, अर्थ है, वही स्लम्प में भी रॉक, डेब्रिक एंड अर्थ आएगा। स्लाइड आता है, स्लाइड में क्या होता है, रॉक स्लाइड, डेब्रिक स्लाइड, अर्थ स्लाइड, ये भी आपका डायगोनल मूवमेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं फ्लो, वाह, वाह के द्वारा मास मूवमेंट कैसे होता है, तो वह जो है ये भी डायगोनल डाउन स्लोप मूवमेंट होता है इसमें भी, ठीक है। इसमें जल शक्ति, बारीक मलबा का निचले ढाल की ओर संचलन होता है, जैसे डेब्रिक फ्लो, रॉक फ्लो। और क्रीप, क्रीप मतलब सर्पण, सर्पण जैसे मंद गति से, सर्पण क्या होता है, मंद गति से भू पदार्थों का निचले ढाल की ओर संचलन होता है, उसी को सर्पण कहते हैं। स्क्री और टॉलस क्या होता है, सामूहिक संचलन के समय पहाड़ी की पदस्थली, फुट हिल्स, मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, उसके हिल्स पर, जैसे शिवालिक पहाड़ है, उसके हिल्स पर जो है मलबा जमा हो जाता है स्क्री के रूप में, टालस के रूप में, और जब ये कोन का रूप धारण कर लेते हैं तो इसे टालस कोन कहते हैं। टालस कोन जो होता है बड़े बड़े बोल्डर के कोनिकल शेप में डिपॉजिट हो जाता है, बड़े बड़े बोल्डर, और टालस स्क्री जो है जो एक नीचे पदस्थली पर जमा होता जाता है फुट हिल्स पर, उसे टालस स्क्री कहते हैं, ठीक है, टालस स्क्री। अब आते हैं रेजुनेशन मतलब पुनर्यौवन, या फिर क्या कहते हैं इसे रेजुविनेशन रिलीफ। इरोजन द्वारा, इरोजन मतलब अपर्दन तथा एंड रेजुनेशन रिलीफ, जो रेजुनेशन अश्लाकृतियाँ बन रही उसको। तो अपर्दन चक्र में जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन चलता है, उसमें जब व्यवधान आ जाता है, मतलब रुकावट आ जाती है, स्थलखंड में उत्थान या धसाव के कारण, एक अपलिटमेंट हो जाए या मतलब धस जाए, जिसके कारण अपर्दन चक्र में व्यवधान आ जाता है। तो एक होता है इंटरप्टेड साइकिल मतलब बाधित चक्र, मतलब आप एक नॉर्मल साइकिल चल रहा था, यूथ स्टेज, फिर मेच्योर स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज, लेकिन वह एकाएक व्यवधान आने की वजह से आपका बाधित हो गया, रुक गया, तो बाधित चक्र इसे कहते हैं। शिशु और पॉलीसाइकिल इससे निर्माण होता है। एक्सीडेंटली आकस्मिक घटनाएं इसमें घटती हैं, जैसे कि अचानक चक्र का समाप्त हो जाना, जो चक्र चल रही थी यूथ स्टेज, मेच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, मान लीजिए यूथ स्टेज में एकाएक जो है स्थलखंड उठ गया, ठीक है, तो आपका सीधे हुआ चक्र समाप्त हो गया, आपका ओल्ड स्टेज में कहानी आ गई। फिर नए चक्र का प्रारंभ होना, नए चक्र का प्रारंभ ऐसे कह सकते हैं आपकी, मान लीजिए कोई अपर्दन चक्र नॉर्मल साइकिल चल रहा था, ओल्ड स्टेज में पहुंचा था, यूथ मेच्योर ओल्ड में पहुंचा था, और एकाएक ओल्ड में पहुंचने से पहले ही उत्थान हो गया, तो वह नया अपर्दन चक्र शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी में पॉजिटिव मूवमेंट और निगेटिव मूवमेंट होता है, इस चीज़ को समझिएगा। पॉजिटिव मूवमेंट उसे कहते हैं जब बेस लेवल मतलब सी लेवल से आधार तल से जो है ड्यू टू सफिडेंस ऑफ लैंड मास और राइज इन सी लेवल, मतलब हुआ जब धसाव हो जाता है लैंड मास का, तो उसे पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं। या फिर कह सकते हैं राइजिंग सी लेवल, सी लेवल उठ जाना, सी लेवल जब उठ जाएगा तो सागर तल में वृद्धि होगी तो पॉजिटिव मूवमेंट होगा। ये अपर्दन चक्र की, इसमें क्या होता है, अपर्दन चक्र की अवधि जो है वह घट जाती है, इस चीज़ को जानते रहेगा। जब राइजिंग सी लेवल जब उठ जाएगा तो क्या होगा, अपर्दन चक्र की जो अवधि रहेगी वह घट जाएगी, जो एक चल रही थी यूथ स्टेज में आपका, फिर मेच्योर स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज, तो जो चल रही थी ये घट जाएगी, ठीक है। जैसे कि ओल्ड स्टेज, जैसे मेच्योर स्टेज में थी, एकाएक उत्थान हो गया तो ओल्ड स्टेज में आ गई, ठीक है। निगेटिव मूवमेंट में क्या होता है, ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडमार्क, या लैंडमार्क का ऊपर उठ जाना, या फॉल इन सी लेवल का नीचे गिर जाना, ठीक है।
तो जब सी लेवल सागर तल में जब गिरावट आती है तो निगेटिव मूवमेंट होता है, और इसमें क्या होता है, अपरदन चक्र की अवधि बढ़ जाती है। कारण ये होता है कि जब सी लेवल नीचे गिर जाता है, अपरदन चल नॉर्मल चल रहा था, यूथ स्टेज, फिर मैच्योर स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज, और सी लेवल और नीचे चला गया तो फिर वह अगर ओल्ड स्टेज में था तो मैच्योर में आ जाएगा, या फिर ओल्ड स्टेज के सीधे आपका उसमें चला जाएगा यूथ स्टेज में। तो ये निगेटिव मूवमेंट है। निगेटिव मूवमेंट में क्या होता है कि फॉल इन सी लेवल गिर जाता है और अपरदन चक्र की अवधि बढ़ जाती है। ठीक है, अब डायनेमिक पे आते हैं, जिसे गतिक रिजनरेशन काजेज कहा जाता है। डायनेमिक क्या होता है, स्थल खंड के उत्थान, स्थल भाग में झुकाव टिल्टिंग, और सरिताओं के निकाय जिस झील में नदियां निकलती हैं का नीचा होना। फिर यूएस्टिक मतलब सुस्थैतिक, ये बहुत बार पूछा है, यूएस्टिक मतलब रेजुनेशन काजेज, चेंज इन सी लेवल टू ड्यू टू मतलब जो चेंज इन सी लेवल हो रहा था उसकी वजह से ये यूएस्टिक वाली घटनाएं घटती हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉफिक पटलब्यूपरी इवेंट होता है, सफिकेटिंग ऑफ फ्लोर और राइज ऑफ कोस्टल लैंड। अब देखिए इसमें क्या होगा, सागर नितल का धकाव हो जाएगा, मतलब सी लेवल का अगर धकाव हो जाए और स्थल खंड का उत्थान हो जाए। ठीक है, सागर नितल का धकाव या स्थल खंड का उत्थान, ये डिस्ट्रॉफिक मूवमेंट होता है पटलब्यूपरी वाला। ठीक है, जो एंडोजेनिक फोर्स नहीं था पटलब्यूपरी वाला, मतलब उत्थान और ऊपर डाउन वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था ऊपर नीचे, वो है डिस्ट्रॉफिक। और ग्लेशिएशन के कारण सागर तल में गिरावट अगर आ जाए तो हिमकाल के समय हिम चादर के बनने से, मतलब कोई ग्लेशिएशन चीज़ है और वह अपरदन मतलब कि सागर तल में गिरावट वो पिघल जब जाता है हिमकाल के समय, हिम चादर पिघल नहीं, जब ठंडी रहती है तो हिमकाल के समय क्या होता है, ग्लेशिएशन के कारण वह उठ जाता है हिस्सा। ठीक है, वो उठ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है लैंडमार्क, जिसकी वजह से भी यूएस्टिक की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर स्टैटिक स्थिति इसे स्थैतिक नॉन में कारण कहते हैं। तो स्थैतिक में नॉन में कारण में क्या होगा, नदी के सेडिमेंट लोड जो है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, और जल वर्षा हिमद्रवित जल में वृद्धि के कारण जल विसर्जन वृद्धि होगी, सरिता अपहरण के कारण मुख्य सरिता के जल में वृद्धि हो जाएगी। तो ये स्थैतिक नॉन में के कारण है। अब आते हैं टोपोग्राफी ऑफ रेजुवेशन, क्या क्या टोपोग्राफी बनती है रेजुवेशन के। इसे हम पॉली और मल्टीपल साइकिल टोपोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के असलाकृतियों मतलब कि जो क्रम था, मतलब यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज में जो असलाकृतियाँ बन रही थी उसमें एक अगर व्यवधान आ जाता है जिसकी वजह से वो असलाकृतियों को फिर से बनना होता है, जिससे पॉली साइकिल का निर्माण होता है। जिसमें होता है टोपोग्राफिक डिसऑर्डर, वैली इन वैली मतलब घाटी के अंदर घाटी, टू स्टोर वैली दो तल्ले वाली घाटी, टू साइकिल वैली, बेड रॉक टेरेस मतलब बेड रॉक टेरेस एक सीढ़ीदार बन जाते हैं, अपलिफ्टमेंट पेनीप्लेन मतलब उत्थित संप्रदाय मैदान बन जाता है, इनसाइड मियंडर अधकर्तित विसर्ग का निर्माण होता है, चीज़ जानते रहेगा, इनसाइड मियंडर हुआ और फिर आपका अपलिफ्टमेंट पेनीप्लेन हुआ। इनसाइड मियंडर को इनक्लोज, इंट्रेंच, इनग्रोव के नाम की भी जाना जाता है। और एक निक पॉइंट होता है, मतलब देखिए कि पहले ए पॉइंट से लेकर बी तक, ए पॉइंट से लेकर बी तक अपरदन हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, स्थल खंड जो है और धस गया। ठीक है, पहले ए से लेकर बी तक अपरदन हो रहा था कि सीधे चल रहा था, ओल्ड कर्व है, लेकिन अपरदन और हो मतलब स्थल खंड और नीचे चला गया। तब क्या हो गया, स्थल खंड और उठ गया। हाँ, स्थल खंड निक पॉइंट जो स्थल खंड उठ गया, तब क्या हो गया, अपरदन और नीचे की तरफ होने लगा, तो न्यू क्रस्ट का फॉर्म हो गया। ठीक है, और पेयर ट्रेसेक, एक पेयर ट्रेसेक बनता है टोपोग्राफी रेजुवेशन की पॉली साइकिल में। अब आते हैं ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न पे। ड्रेनेज सिस्टम ये दो तरह के होते हैं, एक क्रमवर्ती होता है, एक अक्रमवर्ती होता है, सीक्वेंट और एक अनसीक्वेंट। जो क्रमवर्ती होता है वो ढाल का अनुसरण करता है, और जो अक्रमवर्ती है वो ढाल का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो क्रमवर्ती को देखते हैं, बहुत बार पूछा भी है। जैसे क्रमवर्ती में अनुवर्ती नदी, परवर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती और नानुवर्ती। तो अनुवर्ती को प्रधान अनुवर्ती भी कहा जाता है। मान लीजिए कोई एक नदी ऐसी सिंगल जा रही है, जैसे गंगा नदी मान लीजिए सिंगल। ठीक है, देखिए अनुवर्ती नदी कहेंगे, आप मुख्य नदी कहेंगे या प्रधान नदी कहेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। ठीक है, और इस नदी के अनुवर्ती नदी के मतलब प्रधान अनुवर्ती की नदी के 90 डिग्री पर कोई मिलेगी तो उसे हम परवर्ती नदी कहेंगे, क्योंकि ये प्रमुख अनुवर्ती या कहेंगे प्रधान अनुवर्ती कि 90 डिग्री पर मिलती है, समकोण पर मिलती है। ठीक है, तो इसे हम परवर्ती कहेंगे, सब्सिक्वेंट। देखिए ये कॉन्सिक्वेंट हो गया, जो आपका ढाल का अनुसरण करती, प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती, कॉन्सिक्वेंट हो गया। इस पे जो 90 डिग्री मिलती है उसे परवर्ती सब्सिक्वेंट कहेंगे। अब जानते रहिए ऑब्सिक्वेंट जो होता है प्रत्यानुवर्ती या प्रतिअनुवर्ती ऑब्सिक्वेंट, तो इसमें क्या होता है, परवर्ती के 90 डिग्री में मिलती है और पैरेलल होती है आपके प्रधान अनुवर्ती के, पैरेलल एंड अपोजिट टू द प्रधान अनुवर्ती। ये पैरेलल, देखिए ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, लेकिन इसका फ्लो सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, इसका फ्लो ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रही है। पैरेलल एंड अपोजिट टू द प्रधान अनुवर्ती के ये मास्टर कॉन्स्टिट्यूएंट के
पैरेलल है और अपोजिट जा रही है, ठीक है, तथा प्रवृत्ति के समकोण 90 डिग्री पे मिलती है, प्रवृत्ति के फ्रीक्वेंट के 90 डिग्री पे। नवानुवर्ती जो होती है वह प्रधान अनुवर्ती के पैरेलल होती है, लेकिन उसी की दिशा में वह बहकर प्रवृत्ति के 90 डिग्री मिलती है। पैरेलल टू अनुवर्ती, ये प्रधान अनुवर्ती के पैरेलल होती है और अनुवर्ती के अनुरूप दिशा में, अनुरूप दिशा मतलब इसी की दिशा में बह रही है, देख रहे हैं, अनुरूप दिशा में सेम डायरेक्शन में, तथा उद्भव द्वितीय अपरदन चक्र इसका होता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलती है। ये आपका हो गया सीक्वेंट क्रमवर्ती नदियों के बारे में, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट और सीक्वेंट रिसीक्वेंट, ठीक है। अब आते हैं इंसिक्वेंट। इंसिक्वेंट में ढाल कंट्रोल नहीं करती और इसमें एंटीसीडेंट होता है। पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती नदियाँ मतलब जो पहले से ही बहती आ रही हैं, जैसे कि नदियाँ कोई, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, काली, घाघरा, तीस्ता, ये सब हिमालय के उत्थान से पूर्व से बहते आ रही हैं, मतलब हिमालय के निर्माण से पहले से ही बह रही हैं, तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ कहेंगे। सुपर इम्पोज जो होता है वो अध्यारोपित या पूर्वारोपित नदियाँ होती हैं, ठीक है, मतलब अध्यारोपित या पूर्वारोपित, ये अपना निर्माण खुद करने लगती है, मतलब पहले नहीं थी लेकिन अपना खुद डायरेक्शन बना के निर्माण करने लगती हैं, ठीक है, अध्यारोपित या पूर्वारोपित हो जाती हैं, फिर से उत्पन्न हो जाती हैं नदियाँ, अपना खुद का डायरेक्शन बना लेती हैं। ये तो हो गया आपका ड्रेनेज सिस्टम। अब आते हैं ड्रेनेज पैटर्न पे। अगर हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो ये जालीनुमा, ट्रेलिश, अपोहा प्रतिरूप, जैसे कि इसमें कई प्रकार के होते हैं। ट्रेलिश अपोहा प्रतिरूप में क्या होता है, क्षयिताओं का जाल जो है पाक पाक होता है, जैसे ये रीढ़ हो गया, ये कटक हो गया, और यहाँ की नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है, ये नदियाँ निकल रही हैं, ये प्रधान अनुवर्ती हो गया, मतलब ये प्रधान अनुवर्ती हो गया और नदियाँ की मिल रही है, कि पास पास ही इनका जो है निर्माण होता है क्षयिताओं का, जिसकी वजह से जालीनुमा अपोहा प्रतिरूप का निर्माण होता है। और जो आयताकार रेक्टेंगुलर होता है उसमें क्या होता है, नदियाँ दूर दूर होने पर, यही नदियाँ जो पाक पाक हैं ये और दूर जाकर प्रधान अनुवर्ती मिलती हैं, तो ये आपका आयताकार निर्माण होता है, ठीक, आयत के आकार का। फिर पादपाकार डेंड्रेटिक, आप नाम ही सुन रहे हैं, धुमाकृत या वृक्षाकार प्रतिरूप होता है, देखिए वृक्षाकार प्रतिरूप है, ठीक, जैसे शाखाओं की तरह, वृक्ष के तने तथा उसकी शाखाओं की तरह सामान्य दिखाई देता है, इसे पादपाकार कहते हैं। फिर एक होता है, अब आयताकार में होता है ना, ये दूर दूर होती है। अब एक केंद्रीय मतलब रेडिकल या सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, केंद्र त्यागी मतलब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र त्यागी मतलब केंद्र से बाहर की ओर, गुम्बदाकार पर्वत पे निर्माण होता है, गुम्बद का पर्वत है और ऊपर से नदियाँ बहकर नीचे की तरफ निकल रही, बाहर की तरफ निकल रही। और एक होता है अभी केंद्रीय मतलब सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब केंद्रोन्मुख मतलब केंद्र की ओर, ये बीच में मान लीजिए गड्ढा है, गर्त है, जिसकी वजह से ऊपर से नदियाँ आके इसमें जा रही हैं, ठीक है, ये केंद्रोमुखी होती है, केंद्र की ओर। एक होता है एनुलर मतलब वलयकार। वलयकार में क्या होता है, चक्राक्राम मतलब गुंबद, मान लीजिए कोई गुंबद है, ठीक है, ये गुंबद उसी के चारों तरफ ऐसी सर्कल की तरह, ऐसे देखिए इसी सर्कल की तरफ, ऐसी सर्कल की तरफ घूमती हुई नीचे आती है, देख रहे हैं ना, यहाँ की बातें हुई फिर ऐसी बातें हुई नीचे। देखिए आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो घूम घूम के ऐसे जाना पड़ता है ना, घूम घूम के पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचने के लिए, तो वैसी वलयाकार वाला चक्राकार क्रम गुंबद चारों तरफ परिधि के आकार में, परिधि मतलब सर्कल की तरह घूम की तरह पहुंचती है। और सातवां होता है परिनुमा, पिनेट। पिनेट मतलब पक्षियों के पंख के आकार का। अब जो पंछियों के पंख होते हैं उनके जो पंख होते हैं उनके आकार का ये निर्माण करता है ये नदियाँ। फिर हेरिंग बोन, हेरिंग मतलब रिप पैटर्न, रिप मतलब हेरिंग मछली की हड्डियों के ढांचे के समान, ये देखिए हेरिंग मछली के हड्डी जो ढांचे निकले हुए हैं उसके समान ये बहती है। एक होता है रिवर कैप्चर मतलब सरिता अपहरण। सरिता अपहरण को भी समझ लेते हैं। सरिता अपहरण की क्रियाएं जो मैक्सिमम होती है वह तरुणावस्था में अधिक होती है, ठीक है, इस चीज़ को जानते रहिएगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई कटक था, ये रीढ़ है, ठीक है, पूरा एक पर्वत ऊंचा उठा स्थान था, कटक था। अब क्या हुआ, एक नदी ऐसे बह रही थी और एक नदी ऐसे बह रही थी। अब क्या हुआ, इसमें समझने की कोशिश करिएगा, एक नदी ऐसे बह रही थी, एक नदी ऐसे बह रही थी, एक नदी इसी कटक से ही इधर नीचे की तरफ बह के आ रही थी, ठीक है, हम समझाना चाहेंगे। ये नदी यहाँ के आके कट के यहाँ बह रही थी और एक नदी यहाँ के आके इसमें आके मिल रही थी, इस वाले नदी में, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ, अब खिक वर्ती अपरदन की वजह से नीचे ऊपर की तरफ कटकों को काटती गई और इधर की भी काटती गई, तो दोनों नदियाँ आपस में मिल गई। अब क्या हुआ कि इसका जो ढाल था इस तरफ का, इसका ढाल अधिक था, जिसकी वजह से इस नदी के पानी को इन्होंने अपने में मिला लिया, ठीक है, इसको नदी को अपने मिला लिया। जब इस नदी को अपने मिला लिया तो इसे अपहरण की गई नदी कहा गया, ठीक है। और इसे एल्बो जहाँ की घूम रही है, इसे एल्बो अपहरण की कुहनी कहा गया, ठीक है, एल्बो जहाँ की घूम रही है। और एक कैप्चर स्ट्रीम मतलब अपहरण की गई नदी हो गई। और जब ये नदी यहाँ बह रही थी तो सीधे जा रही थी, लेकिन ये जो हिस्सा इतना बच गया, ये विंड गैप वातगर्त हो गया क्योंकि शुष्क स्थान रह जाता है इतना हिस्सा। और एक नदी यहाँ नीचे ऐसी मिल रही थी जिसकी वजह से इसे हम बीहेडेड स्ट्रीम या मिसफिट स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है। ये जो खाली गैप है विंड गैप, और जो उसके बाद जो सहायक नदियों की जो बह रही है बीहेडेड स्ट्रीम या मिसफिट स्ट्रीम कहेंगे।
अब आते हैं लैंड फार्म पे। जो भी लैंड फार्म बन रहे हैं नदियों द्वारा, काशलाकृतियाँ, विंड द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम अब अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो आते हैं फ्लूवियल लैंड फार्म या फिर कहते हैं जलीय स्थलाकृतियाँ, जो कि रिवर द्वारा बनता है। इसमें आप समझिएगा ग्रेवल के अंतर्गत जो आते हैं वो बोल्डर्स आते हैं, कोबुल्स आते हैं, पेबुल्स आते हैं, ग्रेनुल आते हैं, ठीक है। तो बोल्डर जो है 256 mm के, कोबुल जो है 64 के 256, पेबुल जो है 1 क्रम के हैं, और ग्रेनुल जो है 204 mm। तो सबसे नीचे ग्रेनुल, तो ग्रेवल के अंतर्गत ये सब आते हैं। अपर्दन की शक्ति जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नदी के वेग के स्क्वायर। मतलब यदि नदी का वेग दुगना हो जाए, दुगना कर दिया जाए, स्पीड बढ़ा दी जाए, तो अपर्दन की शक्ति जो है चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। और इसी में गिलबर्ट की 6 पावर लॉ था। 6 पावर लॉ में क्या होगा, अपर्दन की शक्ति नदी का वेग जो है या पावर 6 लग जाएगा, ठीक है। तो गिलबर्ट का 6 पावर लॉ इसी में आता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल। जो बेस लेवल का कॉन्सेप्ट था वह J.W. पावेल ने दिया था 1875 में। बेस लेवल कहने का अर्थ हुआ जो धरातल पे, मतलब उसके बाद अपर्दन नहीं होगा, वो आखिरी स्थल है, ठीक है। केमिकल इरोजन पे आते हैं। केमिकल इरोजन के अंतर्गत कोरोजन आएगा, जिसे सोल्यूशन एंड कार्बोनेशन आता है। मैकेनिकल इरोजन के अंतर्गत कोरोजन, एब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन और एट्रिशन आता है, ठीक है। इन सबको आगे पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कह रहे हैं अपर्दन के रूप, ये अपर्दन के रूप है, ठीक है। अपर्दन के रूप में सोल्यूशन, कोरोजन, सोल्यूशन को कोरोजन भी कहते हैं, इसको कॉमन में आप समझ सकते हैं। सोल्यूशन में O है, कोरोजन में भी O है, ठीक है। तो घोलीकरण या संचालन, इसमें क्या होता है, जल में जब चट्टान कार्बोनेशन की क्रिया के कारण, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टाने हों तो घुल जाएंगी ना, द्वारा घुल जाना, या डोलोमाइट की चट्टाने हों, विलयन सोल्यूशन हो जाना, जिससे फिर वो पानी में बहने लगती हैं। तो ये सोल्यूशन की क्रिया द्वारा अच्छा मतलब कि आपका अपर्दन होता है। फिर कोरोजन या अब्रेशन, अब्रेशन में क्या होता है, ड्रिलिंग टूल, जो बोल्डर हो गए, केबुल हो गए, पेबुल्स हो गए, तो ये जो ड्रिलिंग टूल्स हैं इनके द्वारा जो है नदी के तट के कटाव तथा चट्टानों का घर्षण। मान लीजिए नदी का बह रहा था, फ्लो हो रहा था, इसी समझिएगा, 1 मिनट रुके रहिए, ठीक है। इसी समझिए केबुल्स हैं, ये आके चट्टानों को इतना काट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रिलिंग टूल के द्वारा अवघर्षण होता है। इस चीज को जानते हैं, कोरोजन और एब्रेशन दोनों एक ही है। देखिए कोरेजन में A आ रहा है और एब्रेशन में A आ रहा है। इस आधार पे आप इसको क्लियर करिएगा, और सोल्यूशन में दोनों O ही रहेगा, इसमें A नहीं मिलेगा आपको कोरोजन में, और कोरेजन में आपको A मिलेगा। तो कोरेजन A है तो एब्रेशन लगेगा, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या होता है, चट्टानों का रॉक को तोड़ती हैं, ठीक है। एट्रिशन मतलब शनिगढ़ मतलब आपस में ही टकराना कर, देखिए दो आपकी कोबिल पेबुल्स हैं, वो आपस में टकरा कर रगड़ खा कर महीन होती जा रही है, तो एट्रिशन होगा। एक होता है हाइड्रोलिक एक्शन, जलगति क्रिया। जलगति क्रिया में क्या होता है, जल के वेग द्वारा चट्टानों को ढीला, कमजोर कर उन्हें बहा ले जाना, ठीक, ये हाइड्रोलिक एक्शन है, ठीक है। अब आते हैं नदियों में अवसाद, भार या बोझ का परिवहन, रिवर ट्रांसपोर्ट देयर लोड इन द डिफरेंट वेज। तो ये जो अवसाद का वहन करते हैं, तो ये देखिए बाई ट्रैक्शन, कर्षण द्वारा, बाई साल्टेशन, उत्परिवर्तन द्वारा, बाई सस्पेंशन मतलब लटक कर, बाई सोल्यूशन मतलब घुलकर। तो बाई ट्रैक्शन में क्या होता है, बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए फिसलते हुए चलते हैं। बाई ट्रैक्शन में क्या होता है, बड़े लुढ़कते हुए फिसलते हुए, ऐसे लुढ़कते फिसलते पहुंचते रहते हैं, ठीक है। बाई सल्टेशन, ये अवसाद भार ऐसे पहुंचता रहता है, नीचे धरातल के पास पहुंचता है, मतलब मैदानों के पास। अब बाई सल्टेशन में क्या, उछलने कूद फुदकने की क्रिया द्वारा स्थान, मतलब एक स्थान यहाँ था, उछल के यहाँ पहुंचे, उछल के यहाँ पहुंचे, फिर फुदक के यहाँ पहुंचे, ठीक है। उछलने फुदकने की क्रिया के द्वारा एक्सपेंशन होता है। बाई सोल्यूशन मतलब घुलकर, घुलनशील पदार्थ जल के साथ घुलकर मिल जाते हैं और परिवहन करते हैं, ठीक है। जैसे बाई कार्बोनेशन वाला या डोलोमाइट वाला चट्टान है तो घुल के अब बहने लगता है। अब आते हैं इरोजन लैंडफॉर्म बाय रिवर। रिवर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं, निर्मित होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ओके। तो भी शेप वैली बनता है, जो डीपनिंग मतलब घाटी गर्तन की वजह से भी शेप वैली का निर्माण होता है, जिसमें गार्ज एक होता है, एक कैनियन होता है। गॉर्ज में क्या होता है, गहरी और कम चौड़ी और सकरी होती है, सकरा होता है गॉर्ज, और कैनियन जो होता है गार्ज की विस्तृत होता है, ठीक। और कैनियन की जब जैसे ग्रैंड कैनियन है यूएसए का, ठीक है। तो गॉर्ज जो है सकरा होता है, कैनियन जो है विस्तृत होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल को देते हैं, जलप्रपात का निर्माण होता है लैंडफॉर्म जो बन रहे हैं इरोजन द्वारा। तो जलप्रपात में ऊंचाई अधिक तथा ढाल खड़ा होता है। जो ऊंचाई रहती है जलप्रपात की वो अधिक होती है और ढाल खड़ा रहता है। लेकिन छिप्रिका जो रैपिड होती है उसकी ऊंचाई जो है जलप्रपात की अपेक्षा कम होती है तथा ढाल जो है समान, स्लोप जो है नॉर्मल रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब वाटरफॉल के बारे में जानते हैं। जो एंजल वाटरफॉल है पूरे विश्व का, वेनेजुएला का,
वह अत्यधिक ऊंचाई से गिरती है, ठीक है, 886 मीटर। और नियाग्रा वाटरफॉल जो है यूएसए और कनाडा में, इसके पास ज़्यादा पानी, हाई वैल्यूम ऑफ वाटर इसमें है, ठीक है नियाग्रा में। अब आते हैं रैपिड क्षिप्रिका। क्षिप्रिका में क्या होता है, ऊंचाई जलप्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य, मैंने अभी बताया आपको। पॉट होल्स मतलब जलगर्तिका। जलगर्तिका में क्या होता है, नदी की तली में, जो नदी का तली है, बेस है, उसमें छेदक यंत्र, जो छेदक यंत्र पेबल्स हैं, ऐसे करके जो बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं, ग्रेनुल आपके ग्रेवर्स टाइप के, द्वारा सुराख छिद्र बन जाता है और उसी में गोल गोल घूम के भंवर की तरह वो पॉट होल्स का निर्माण करते हैं। पंज पुल जो होता है, अवनमन कुंड। अवनमन कुंड में क्या होता है, जब चौड़ाई लंबाई ज़्यादा हो जाए तो जब ये पॉट होल्स में चौड़ाई लंबाई जब ज़्यादा हो जाती है तो अवनमन कुंड की तरफ बन जाते हैं। कुंड नाम ही क्या, कुंड है, तो कुंड मतलब चौड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो अवनमन कुंड हो जाए। स्ट्रक्चरल बेंचेस मतलब रचनात्मक सोपान। इसमें क्या होता है, नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टान, नदी बह रही है, उसमें बीच में कठोर और चट्टान मुलायम के क्रम से, मतलब चट्टानों की परतें जो एक क्रम से क्षैतिज अवस्था में अपर्दन द्वारा खोपनाकार सीढ़ी और नदी घाटी की दोनों ओर निर्माण होता है। नदी बह रही है, इधर और इधर दोनों तरफ आपका निर्माण होता है। ये आपका स्ट्रक्चर बेंचेस हो गया। स्ट्रक्चर बेंचेस को जानते रहिएगा, ये कठोर तथा मुलायम चट्टानों का क्रम से आपको व्यवस्था रहता है, नदी के दोनों घाटों की तरह निर्माण होता है स्ट्रक्चर बेंच। और वहीं जो रिवर ट्रैफिक होता है, ठीक है, नदी वेदिका। नदी वेदिका जो है रेजुवेशन की वजह से होता है, इस चीज़ को जानते हैं। नदी वेदिका रेजुवेशन मतलब नॉनमे के कारण होता है। स्ट्रक्चर बेंचिंग जो है कठोर तथा मुलायम चट्टानों के परतों को क्रम से पाए जाने की वजह से अपर्दन होने की होता है। और रिवर ट्रेसेज जो होता है वो रेजुवेशन पुनर्वयन की वजह के कारण बनता है। रिवर मेंडर को देख हैं, नदी विसर्प, ये मेच्योर और ओल्ड स्टेज में ज़्यादा बनता है, मैक्सिमम ओल्ड स्टेज में ही है हमारे यहाँ, तो यही नदी मेच्योर स्टेज में भी है। आगे हम देखते हैं रिवर मेंडर में। इसमें देखिए आप इसको जानते रहिएगा, ये मेंडर बन रहा है, ठीक है, ये मेंडर बन रहा है, तो एकाएक क्या होता है कि मेंडर अपना सीधा मार्ग अपना लेता है। देखिए जब इतना घूम रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये इतना घूम रहा है, फिर ये घूम रहा है, ये जाके इसी मिल जाता है, ठीक है, इसी मिल जाता है, सीधा मार्ग अपना लेता है, तो बीच वाला भाग जो है छूट जाता है, जिसकी आगबो लेक चाप या गोखुर झील कहते हैं। इस चीज़ को जानते हैं, जब नदियाँ बहती हैं तो अपने जो कानकेय स्लोप है मेंडर के, कानकेय स्लोप पर अपर्दित ढाल अपर्दन करती हैं, ठीक है, और जो कानवे स्लोप है उस पर निक्षेपण करते हैं। इस चीज़ को देखिए यहाँ पे देखा गया है, आप देख सकते हैं, ये नदियाँ ऐसी आ रही हैं, तो ये जो अपर्दन हो रहा है वो कानकेय स्लोप पर हो रहा है, कानकेय क्लिप, जिससे खड़ा ढाल निर्माण हो रहा है, क्लिप स्लोप कहते हैं कानकेय को, और निक्षेपण जो हो रहा है वह स्लिप ऑफ स्लोप मतलब कानवे स्लोप पर होता है, ठीक है। अब आते हैं इनसाइड मियंडर मतलब अधकर्ती दिशा। अधकर्ती दिशा भी रेजुवेशन के कारण होता है, ठीक है, रिवर ट्रैफिक रेजुवेशन के कारण, और इनसाइड मियंडर अधकर्ती दिशा। ये जो विषय बन रहा है ये भी और धसता या उत्थान हो जाए तो और फिर मियंडर निर्माण हो, तो ये जो क्रम की बनेगा तो रेजुवेशन के कारण इनसाइड मियंडर अधकर्ती विषय बनेगा। मिसफिट या अनफिट मियंडर, इसमें क्या होता है, नवीन विषय जो है प्रारंभिक विषय से मेल नहीं खाने लगती है, जिसकी वजह से मिसफिट या अनफिट मियंडर का निर्माण होता है। अब क्वेस्टा एंड हॉकबैक। क्वेस्टा एंड हॉकबैक की कहानी जानते रहिएगा। जो हॉकबैक होता है वह शार्प मतलब खड़ा होता है, स्टीप साइडेड होता है, जो उसका स्लोप होता है वह स्टीप होता है, मतलब एकदम खड़ी ढाल की तरह निर्माण होता है। वहीं जो आपका क्वेस्टा होता है उसका जो स्लोप होता है वह स्टीप नहीं होता, ठीक है, वो स्लोप मतलब ढाल की तरह ही होता है। और जो ये आपका हॉकबैक होता है वह खड़ा ढाल स्ट्रेटा की तरह टिल्टिंग की टाइप होता है। पेनीप्लेन मतलब संप्राय मैदान क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप मिलकर निर्माण करते हैं पेनीप्लेन का, ठीक है। संप्राय मैदान जान ही रहे हैं डेविस का। ये तो क्या रीजनल लैंडफॉर्म। आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ एलियल मतलब फ्लूवियल नदियों द्वारा। तो अगर हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ रिवर्स को देखें रचनात्मक कार्य के आधार पर, तो इसमें जलोढ़ पंख मतलब एलुअल फैन बनते हैं। तो ये जो है पिडमॉन्ट एलुअल फैन मतलब पर्वत की ढालों पर पदस्थली पर ही पर्वतीय ढाल के आधार तल पर अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों के निक्षेप द्वारा ही निर्माण होता है। एलुअल कोन जो है वह कोन का आकार ले लेता है। जब जलोढ़ पंख जो है कोन की अपेक्षा पंख का शंकु की अपेक्षा पंख का ढाल मंद होता है। इस चीज़ को जानते रहेगा। ये जो शंकु होता है एलुअल कोन, इसकी जो शंकु की अपेक्षा पंख का ढाल, पंख मतलब जलोढ़ पंख का ढाल मंद होता है, जो उसका स्लोप होता है वो मंद होता है, और जलोढ़ शंकी का एकदम खड़ा रहता है क्योंकि शंकु का रूप ले लिया ना। नेचुरल एज मतलब प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध जानते हैं नदी के दोनों किनारों पर जब मलबा के निक्षेप के निर्मित जो तटबंध बनते हैं, प्राकृतिक तटबंध का किनारों पर मलबा के निक्षेप के ऊंचा हो जाना और बीच में नदी बहनी। ये फ्लड प्लेन को अगर हम देखें बातचीत मैदान, बाढ़ मैदान में फ्लैट एरिया ऑफ लैंड होता है, मतलब एक फ्लैट एरिया हो जाता है, नदी का आ जाता है। जैसे डेल्टा के करीब वाले एरिया को देखिए आप, जहाँ पे नदियाँ समुद्र की मिलती है वो बाढ़ के मैदान के करीब रहता है। या और इसे फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल भी कहते हैं, इसमें उपजाऊ ज़्यादा होता है। डेल्टा को अगर हम देखें तो ये एक इसके जो फॉर्मेशन की कंडीशन है डेल्टा का वो निर्माण की, तो रिवर ओल्ड स्टेज में हो पहली चीज़,
फिर रिवर ऑफ वेलासिटी जो है, रिवर की वेलासिटी स्पीड स्लो होनी चाहिए। जो वेलासिटी स्पीड है वो नीचे ओल्ड स्टेज में स्लो हो जाती है ना। और सेडिमेंटेशन जो होता है वो बारीक होना चाहिए, एकदम महीन महीन गाद का निर्माण होने लगता है। मंदधार जेंटल स्लोप होता है। रिवर समुद्र में मिलनी चाहिए, चीज़ को रहना चाहिए। ये है आपका कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा फॉर्मेशन की जो कंडीशन है उनको। तो क्लासिफिकेशन अगर हम डेल्टा को करें तो एक ये देखिए 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन। एक्यूरेट डेल्टा, एक्यूरेट मतलब आर्क, चाप के आकार के, चाप आकार। तो नील नदी जो है वास्तविक उदाहरण है इस चापाकार एक्यूरेट एक्यूरेट डेटा का। वास्तविक मतलब कहना कहते हैं कि असली उदाहरण जो है नील नदी है चापाकार डेल्टा का, ठीक है। गंगा नदी भी चापाकार डेल्टा उदाहरण, राइन डेल्टा, फिर उसके बाद येलो हांगो डेल्टा, वोल्गा, इरावदी, डेन्यूब, मिकांग पो, ये सब डेल्टा जो है एक्यूरेट डेल्टा के एग्जाम है। बर्ड फूड डेल्टा पंजाकार, मिसिसिपी डेल्टा इसके वास्तविक उदाहरण है, असली उदाहरण। एस्टुरियन डेल्टा ज्वालामुख जो नर्मदा, ताप्ती, मैकेंजी, एल्ब, ओब, हडसन, ठीक है, मुख्य है। एबंडेंट डेल्टा मतलब परित्यज्य, परित्यज्य मतलब नदी अपने पहले डेल्टा को छोड़कर अन्य दूसरी जगह डेल्टा का निर्माण कर देती है, जैसे एलो हांगो नदी चाइना का, और हुगली नदी का डेल्टा, ठीक है। आइए अब हम कास्ट टोपोग्राफी देखते हैं। लैंडफॉर्म जो बनते हैं, कास्ट अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से ये लैंडफॉर्म बनते हैं। ये पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया एरियाटिक सागर के पास ज़्यादा पाया जाता है, इसकी जो असलाकृतियाँ हैं। तो कास्ट के एकदम केमिकल वेदरिंग इरोजन होता है, कार्बोनेट रॉक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, इन सब कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, इन सब के निर्माण होता है वेदरिंग के द्वारा, इरोजन के नए नए असलाकृतियों का। कोनेट वाटर जो होता है शहजात वाटर, ये पूछा भी है अगली बार। इसका कहना होता है सागर या झीलों में निक्षेपित जो परतदार चट्टान है उनके छिद्रों तथा सुराखों में इस जल जो है स्थित हो जाता है, इसी के कोनेट वाटर का निर्माण होता है, ठीक है। इसे कोनेट वाटर कहते हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म को अगर हम देखें तो लैपीज, देखिए लैपीज है, ठीक है, लैपीज या टेरारोसा भी कह सकते हैं। ये रेड क्ले स्टोन के अवशेष होते हैं, ठीक है। लैपीज पिनेकल सुई टाइप के इसमें हो जाते हैं, नंगे पाँव नहीं चल सकते इस पर, पिनेकल की तरह सुई तरह अपर्दन हो जाता है ना ऊपर की तरफ। तो लैपीज को इंग्लैंड में क्लिंट ग्राइकेस, ठीक है, और जर्मनी में कैरेन और सर्बिया में बोगाज कहते हैं, इस चीज़ को भी जानते रहिएगा। अब आते हैं सिंक होल। सिंक होल एक छोटा सा बनता है, ठीक है, एक छोटा सा अपर्दन होने की वजह से निर्माण होता है। फिर स्वालो होल उससे बड़ा होता है, डोलाइन उससे बड़ा होता है, युवाला उससे बड़ा होता है, और स्मॉल युवाला को जामा कहते हैं, मतलब छोटा युवाला जो रहेगा उसे जामा कहते हैं, और जामा युवाला से भी बड़ा होता है पोलजे। तो ये क्रम जो है आप देख लीजिए, सिंक होल उससे बड़ा स्वालो होल, फिर डोलाइन, फिर युवाला, फिर पोलजे, ये क्रम है, इस चीज़ को जानते रहिएगा। फिर आता है सिंकिंग क्रिक, सिंकिंग मतलब धस्ती निवेश का। फिर 8वां ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी, फिर है कास्ट विंडो, कास्ट लेक, फिर कास्ट वैली, नेचुरल बीच, आर्क मेहराब प्राकृतिक पुल, फिर केव कंदरा गुफा, मैमथ काल्बर्स कब गुफा जो है बिग रूम केव यूएसए कहा जाता है, जो यूएसए का मैमथ और काल्सबार्ड है, इसे बिग रूम मतलब बड़ा घर टाइप का है ना, इतना बड़ा गुफा हो गया है कि बिग रूम ऑफ केव कहा जाता है यूएसए का, मैमथ और मैमथ जो है काल्सबर्ग का। एक होता है पोनोर, पोनोर जो फ्रांस में अवेंज कहते हैं पोनोर को, सर्बिया में पोनोर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंदरा गुफा का निर्माण हो गया। अब थ्योरी ऑफ केव फॉर्मेशन, जो ये कंदराएं बन रही हैं इनकी जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए जो सिद्धांत दिए गए हैं, तो कोरोजन थ्योरी जो दिया था अपघर्षण सिद्धांत 1910 में, ये लैप्रेंट मोटोली और मॉर्टेल वेलर मिलार्ड ने दिया था, ठीक है। टू साइकिल थ्योरी डेविस का है, ठीक है, 2 चक्री सिद्धांत केव के फॉर्मेशन में। वाटर टेबल थ्योरी जो था ये स्वीटनर का है, स्वीटनर का, ठीक है, 1929 दिया था। फिर उसके बाद आपका स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी गार्डनर का है। इन्वेजन थ्योरी ऑफ मेलार्ड 1937 में थ्योरी ऑफ केव फॉर्मेशन के रूप में था। एक होता है सोल्यूशन थ्योरी, FW किल्मन ने दिया था सोल्यूशन थ्योरी। अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को सामूहिक रूप से स्पेलियोथेम्स कहते हैं। जो कास्ट असलाकृतियों में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जितने भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बने हुए हैं इनको सामूहिक रूप से स्पेलियोथेम्स कहते हैं, ठीक है। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में ट्रेवटाइन है, ट्रेवटाइन चूने का धारीदार निक्षेप है। टूफा या काल्कटूफा है, कंदरा के अग्रभाग में कोमल निक्षेप के द्वारा बनता है। ड्रिप स्टोन है जो छत के, ड्रिप स्टोन क्या होता है, छत के जल के टपकने या रिखने के बनने वाले कैलकैरियस निक्षेप होता है, मतलब जो चूना वाला निक्षेप होता है वो ड्रिप स्टोन होता है, मतलब छत है ऊपर कास्ट का और उस पर टपक टपक के ये ड्रिप स्टोन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब ड्रेफ्ट क्रैटन, ड्रेफ्ट क्रैटन क्या होता है, सुई के आकार वाले ड्रिप स्टोन के समूह को ड्रेफ्ट क्रैटन कहते हैं। यही जब ये सुई के आकार का नुकीला हो जाएगा तो इसे ड्रेफ्ट क्रैटन कहेंगे।
स्टेलेक्टाइट जो होता है वो आकाशीय स्तंभ होता है, मतलब एक ये देखिए स्टेलेक्टाइट है, ठीक है, आकाशीय स्तंभ ऊपर से लेकर खूब बड़ा का एकदम नीचे की तरफ आता है, उसी स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और स्टेलेग्माइट जी के ग्राउंड, और टाइट के मतलब समझिए टाइट ऊपर की तरफ बांध देना, टाइट कर देना, ठीक है, ऊपर जब बांध देंगे तो नहीं गिरेगा, तो स्टेलेक्टाइट हो जाएगा ऊपर की तरफ के, आकाशीय स्तंभ इसे कहते हैं। और स्टेलेग्माइट जी के ग्राउंड, फर्श से नीचे की ओर, इसे पातालीय स्तंभ कहते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ जानते रहे, स्टेलेक्टाइट के आसपास जो निर्मित ड्रिप स्टोन होते हैं इसे हेलेक्टाइट कहते हैं। मान लीजिए स्टेलेक्टाइट है और इसके आसपास जो ड्रिप स्टोन है, ड्रिप स्टोन क्या है, छत के जल के टपकने रिखने से बनने वाली कैल्शियम नीचे, तो ये जो ड्रिप स्टोन है इसी को हम हेलेक्टाइट कहते हैं, ठीक है। स्टेलेक्टाइट के आसपास जो ड्रिप स्टोन है उसे हेलेक्टाइट कहते हैं। और स्टेलेग्माइट मतलब ग्राउंड पे के आसपास निर्मित जो ड्रिप स्टोन है उसी को हेलेग्माइट कहते हैं, फर्श पर। तो ये फर्श पर समझिए स्टेलेग्माइट है और इसी फर्श पर जो निर्मित आपके ड्रिप स्टोन है वह हेलेग्माइट है, ठीक है। अब केव पिलर्स के मतलब कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के आपस में मिलने से निर्मित कंदरा स्तंभ होता है। अब देखिए कंदरा स्तंभ है, ये स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, इन दोनों को मिल जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है, ठीक है। स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, ये केव है, पिलर है। ग्लोबुलोलाइट क्या होता है, ग्लोबुलोलाइट गोलाकार संरचना वाले हेलेक्टाइट होते हैं। ये जो हेलेक्टाइट था स्टेलेक्टाइट का पास जो डिप स्टोन थे यही गोलाकार निर्माण कर लेते हैं, देख रहे हैं स्टेलेक्टाइट है, पास वाला जो हेलेक्टाइट था वो गोल होने लगा, मतलब डिप स्टोन नुकीला टाइप का रहता है, ग्लोबुलोलाइट हो जाता है, गोला बन जाता है। और फ्लो स्टोन जो होता है वो स्टेलेग्माइट मतलब जो ग्राउंड का स्टेलेग्माइट है उसके बहने वाले जल द्वारा जो निक्षेप बनते जाते हैं उसे फ्लो स्टोन कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जानते रहिए, कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन जो है बीडी ने दिया था 1911 में और क्यूजिक ने दिया था 1998 में। सबसे पहले बीडी ने दिया था 1911 में कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। अब आते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म। अभी हमने कास्ट अंडरग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म देखा, अब हम कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्रों पर समुद्रों द्वारा जो बनता है इसको देखते हैं। तो तटीय क्षेत्रों पर जाने के पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए जब तरंगे चलती हैं, वेव लहरें चलती है समुद्र की, तो इस चीज़ को जानिए, ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसे क्रेस्ट कहते हैं, शीर्ष भाग कहते हैं, शिखर भाग कहते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा तरंग की रहती है उसे गर्त कहते हैं, टप कहते हैं। और ये क्रेस्ट और गर्त के बीच का जो ये क्रेस्ट और गर्त के बीच का जो हिस्सा होता है उसे अब आप क्या कहते हैं, वेव हाइट कहते हैं, मतलब पॉइंट बी से लेकर यहाँ तक जो बीच वाला गया उसे वेव हाइट कहते हैं, ठीक है। ए से लेकर यहाँ तक जो रहेगा वो वेव हाइट हो गया। और वेव लेंथ जो होता है एक गर्त के दूसरे गर्त को मिलाने वाली या एक क्रेस्ट के दूसरे क्रेस्ट को मिलाने वाली वेव लेंथ होती है। देखिए ये गर्त को इस गर्त को मिला रही वेव लेंथ हो गया, ऊपर के ऊपर मिला इसी वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। और जो वेव पीरियड होता है वो पीरियड जो मतलब लहर अवधि जो होती है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेव कोच शीर्ष एट पॉइंट ए टू रिच पॉइंट बी, ए टू बी के गुजरने के समय को वेव पीरियड कहते हैं। मतलब पॉइंट ए से लेकर बी के बीच में जो ये लहर यहाँ के जाके यहाँ तक पहुँचती है उसमें जो समय लगता है उसे हम वेव पीरियड कहते हैं, वेव की अवधि, लहर अवधि कहते हैं। और एक होता है वेव फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति में क्या था, नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट पासिंग पॉइंट ए ईच सेकंड, मतलब एक पॉइंट ए मान लीजिए, इस पॉइंट पे कितने वेव आके पास हो रहे हैं एक सेकंड में, उसको हम वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेव आवृत्ति, ठीक है। इतना चीज़ नॉर्मल है, समुद्र के बारे में जानना चाहिए। अब आते हैं वेव स्टीपनेस। वेव स्टीपनेस कहने का अर्थ ये हुआ कि वेव की हाइट जो है, ये वेव की हाइट और वेव का जो लेंथ है, वेव लेंथ, ठीक है, वेव हाइट एंड वेव लेंथ का रेशियो जो है वेव स्टीपनेस बताता है। ये रेशियो अगर एक रेशियो 7 से अधिक हो जाएगा तो तरंगे जो हैं टूट जाएंगी। मतलब ये जो रेशियो है ये 1 से 7 मतलब एक रेशियो आपका हो गया हाइट का और 7 हो गया लेंथ लंबाई का, तो ये जब लंबाई बढ़ जाएगी तो तरंगे अपने आप टूट जाएंगी, ठीक है। तो तरंगे जो है प्लंजिंग लाइन पर टूटती हैं। प्लंजिंग लाइन ये है, देख रहे हैं जहाँ पे लहर आके टूट जाती है, प्लंजिंग लाइन देख रहे हैं, प्लंजिंग लाइन जहाँ पे ऊपर आके टूट जा रही है, ठीक है। ये हो गया आपका रिपल्स एंड कैपिलरी वेव को अगर हम देखें, रिपल्स एंड कैपिलरी वेव, रिपल्स जिनका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर होता है, प्रारंभिक सागरीय लहरें होती हैं, ठीक है। ग्रेविटी वेव जो होता है वह 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक वेवलेंथ होता है इनका। प्लंजिंग लाइन जहाँ पे तरंगे टूटती हैं और सर्फ वेव और फास्ट वेव या अपरक्ष के रूप में आगे बनकर बढ़ती हैं, ये प्लंजिंग लाइन है, इस पर टूट कर आगे की तरफ जब ये बढ़ती हैं सर्फ वेव फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका प्लंजिंग लाइन और फिर आगे सर्फ फास्ट के रूप में आगे बढ़ रही हैं। देखिए इस चीज़ को जानते रहिए, जो डीप वाटर मतलब समुद्र के गहरे डीप वाटर में क्या होता है, ऑर्बिटल मूवमेंट होता है, ऑर्बिटल मूवमेंट होता है बॉटम की, लेकिन बॉटम की तरंगे नहीं टकराती हैं। चीज़ को जान, डीप वाटर में क्या होता है, जो ऑर्बिटल मूवमेंट होता है वो तरंगे वहाँ मतलब बॉटम गहराई की नहीं टकराती हैं, लेकिन वहीं पे अगर तट के पास जब ये ऑर्बिटल मूवमेंट होते जाता है तो टकराने लगती हैं शैलो वाटर में, ठीक है। शैलो वाटर मतलब ये उथला वाला, ठीक है, उथला वाला हिस्सा, तो ये देख रहे हैं ये शैलो वाटर आ गया यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो है शैलो वाटर जोन हो गया, छिछला फॉरवर्ड मूवमेंट होने लगता है जब, ठीक है।
ऑर्बिटल मूवमेंट में डीप वाटर में जो ऑर्बिटल मूवमेंट ऑसिलेशन की तरह घूम रही हैं ये लोग, तरंगे ऊपर की तरफ ऐसी उठा रही हैं ना, ये घूम के यहाँ उठा दे रहे हैं, देख रहे हैं ये उठ जा रहा है, ये उठ जा रहा है। तो ऑर्बिटल मूवमेंट करके ये तरंगे ऊपर उठाती हैं। डीप वाटर में ऑर्बिटल मूवमेंट होता है और शैलो वाटर में फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। शैलो वाटर में क्या होता है, अब तरंगे टूट के बाहर की तरफ आगे की तरफ निकलने रहती है, जो कि सर्फ श्वास के रूप में अपरश के रूप में बाहर निकलती हैं प्लंजिंग लाइन पे टूट कर। ठीक है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, आगे बढ़ती हैं शैलो वाटर में और बॉटम की टकराती हैं, टूटकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और एक होता है रिप करंट या अंडर टू या बैक वॉश करंट। बैक वॉश करंट में क्या होता है, तरंगे ऐसे चल रही हैं और तट से टकरा कर फिर वापस में चली जाती हैं। देखिए मतलब तरंगे ये आ रही थी, ठीक है, और ये तट है कोस्ट, ये टकरा कर फिर वापस इसी तरफ चल गई। तो तरंगे अपना चाह रही थी, फिर वापस लौट गई तट की टकरा कर नीचे की तरफ की, अंडर टू हो गया, मतलब तट की टकरा कर नीचे होकर पीछे लौट कर सागर की ओर चली तरंग रिप करंट कहलाती है। ठीक है, और जो ब्रेकर्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ब्रेकर 3 टाइप के होते हैं, स्प्रेलिंग ब्रेकर, प्लंजिंग ब्रेकर, सर्जिंग ब्रेकर। तो सर्जिंग ब्रेकर जो होता है वो तट के किनारों पर टूटती है। ठीक है, लिट्रोलर वेलांचली करंट क्या होता है पूछा है। वेलांचली करंट मतलब तट के जो समांतर प्रवाहित होती हैं अपरदित पदार्थों का परिवहन ये करती हैं। देखिए तट है, ये कोस्ट है, इसके पैरेलल चलने वाली जो तरंगे होंगी वो वेलांचली करंट कहलाती हैं। ठीक है, अब आते हैं सागर के स्थल की ओर जो क्रम है उसको हम देख देते हैं, ऑफ शोर, नियर शोर, फॉर शोर, बैक शोर। इसे ऑन एफ बी कह सकते हैं। ठीक है, या BFNO कह सकते हैं। ऑन एफ बी कह सकते हैं, BFNO मतलब ऑन कर दो, एफ बी मतलब फेसबुक, ऑन कर दो फेसबुक। ठीक है, तो ऑफ शोर, नियर शोर, फॉर शोर, बैक शोर, इसे कहते हैं ऑन फेसबुक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉनसन 1919 में। शोर लाइन ऑफ इमरजेंस, जॉनसन ने 1919 में जेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, जो शोर लाइन ऑफ इमरजेंस ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मार्क, लैंड का उठ जाना या फिर गिर जाना। ठीक है, जो निगेटिव पॉजिटिव नहीं बता रहे थे आपको, वो वाला स्थिति है जब तट का ऊपर या लैंड का ऊपर उठ जाना या फिर सी लेवल का गिर जाना। तो शोर लाइन इमरजेंस हो गया। शोर लाइन सबमर्जेंस जो होता है ड्यू टू सिंकिंग ऑफ लैंड, लैंड का धंस जाना या राइज ऑफ सी लेवल का उठ जाना। ठीक है, तो शोर लाइन ऑफ सबमर्जेंस में रिया कोस्ट का निर्माण होता है, फियोर्ड कोस्ट का निर्माण होता है। रिया रिवर द्वारा R², और आपका फियोर्ड जो है GF, गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्लेशियर फियोर्ड द्वारा। ठीक है, तो आपका रिया जो है नदी द्वारा जलमग्न तट होता है और हिमनद जो है हिम के पिघलने से फियोर्ड का तट का निर्माण होता है। तो देखिए रिया कोस्ट का एस्चुरिन कोस्ट, डाल्मेशियन कोस्ट पैरेलल रॉक होते हैं, सी कोस्ट के सामने पैरेलल रॉक का निर्माण होता है, ये निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या शोर लाइन ऑफ इमरजेंस, शोर लाइन ऑफ सबमर्जेंस, और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है, ना इमरजेंस होता है ना सबमर्जेंस होता है। जो तट है ओशियन तट है, ना उसका उत्थान होता है ना धसाव होता है, वो न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रल रहने की वजह से डेल्टा का निर्माण होता है, क्योंकि नॉर्मल साइकिल चलता रहता है, न्यूट्रल का निर्माण होता है। एवरियल आउटवाक प्लेन का निर्माण हो जाता है, वेल्कोनिक का निर्माण होता है, कोरल रीफ का निर्माण होता है, फाल्ट शोर लाइन का निर्माण होता है, इन सब न्यूट्रल में होता है। कंपाउंड शोर लाइन में क्या होता है, इमरजेंस भी होता है सबमर्जेंस भी होता है। कंपाउंड हो गया ना, मिश्रित हो गया, तो दोनों हो जाते हैं। अब आते हैं इरोजन लैंडफॉर्म ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म। कोस्टल मतलब कह सकते हैं कि समुद्र का इरोजन लैंडफॉर्म की जो नियमित कहते हैं उसमें। तो फर्स्ट है कोस्टल क्लिफ या नॉच कहते हैं, खाच। इसे नॉच मतलब खाच कहते हैं, तो इसे जो है खाच कहते हैं, खाच। ठीक है, नॉच। इसमें आप अभी खोलाने के मर्जे में देखें, राइज ऑफ द सी लेवल उठ जाता है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आते हैं कोस्टल क्लिफ और नॉच। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये तट है। ठीक है, ये तट है और यहाँ की नदियाँ मतलब कि समुद्र की लहरें आ रही हैं और नीचे यहाँ पे काटती चली जा रही हैं, जिसकी वजह की ये जो तट क्लिफ है, जो खड़ा ढाल का निर्माण हो, दीवार जैसे खड़ा ढाल का निर्माण हो जाता है, एक भाग सागर की ओर निकला रहता है, एक बात देख रहे हैं सागर को निकला रहता है, उसे क्लिफ कहते हैं। और जो अंदर रखा हुआ नॉच मतलब तरंगे जो है बेस आधार पर कटाव करके एकदम गाढ़ा कर देती हैं। ठीक है, कोस्टल क्लिफ हो गया, नॉच हो गया। कोस्टल केव तटी कंदरा या गुफा। तटी कंदरा या गुफा का निर्माण जो है होता है, जैसे कि ये इधर जो है तट जो है बीच में खुरती चली गई और बीच में एक ब्लो आउट भी बता शीटी बसती है, जहाँ पे जब लहरें चलती हैं तो इसमें ये जो ब्लो आउट मतलब गड्ढा टाइप ऊपर खुला रहता है, उसमें हवा जाती है, जिसकी वजह शीटी बसती है, इसे ब्लो आउट कहते हैं। ठीक है, ब्लो होल्स कहते हैं, ब्लो आउट नहीं बल्कि ब्लो होल्स कहते हैं, जिसे प्राकृतिक चिमनी कहा जाता है। चिमनी में देखिए आवाज़ नहीं, वात छिद्र, ब्लो आउट, वात वायु की तरह शीटी की तरह आवाज़ निकलती। एक होता है प्राकृतिक मेहराब। ये प्राकृतिक मेहराब जान ही रहे, आर की तरफ ऐसे मेहराब की तरफ निर्माण कर दिया जाता है, ही एक पार के उस पार हो जाते हैं। और फिर स्टैक, जब ये मेहराब का इतना हिस्सा टूट जाता है, ये वाला, तो ये खड़ा ही इतना हिस्सा बचा जाता है। देखिए लैंड है, ये पूरा मेहराब था लेकिन टूट गया, तो ये जो पानी यहाँ पहुँच गया तो स्टेक के रूप में बचा रहा, ये मेहराब टूट गया।
तो सागरी स्तंभ या पिलर की तरह ये रहती है। फिर उसके बाद आता है अंडाकार कटान कोफ, ठीक है, जिसे लघु निवेशिका भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपर्दन द्वारा अंदर की तरफ खूब कटान होने लगता है, ठीक है। स्थलीय है, स्थलखंड, ये अंदर की तरफ कटान, एक ही समुद्र की लहरें जो है अंदर की तरफ कोफ का निर्माण, लघु निवेशिका निर्माण कर दिया। फिर तरंग घर्षित वेदी या चबूतरा वेवकट प्लेटफॉर्म निर्माण होता है। वेवकट प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जैसे सी लेवल है, ठीक है, सी है, और ये उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच में एक वेवकट प्लेटफॉर्म का निर्माण हो जाता है। नीचे की तरफ गड्ढा करते करते वेवकट प्लेटफॉर्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है, अपर्दन की वजह से। अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म, कोस्टल एरिया, ठीक है। अब डिपोजिशनल में बीच बनती है, पुलेन जैसे जूही बीच, आपका गोवा वाला बीच, गोवा वाले बीच पे पार्टी करेंगे मस्ती से, गोवा वाले बीच पे, ठीक है। जूहू बीच मुंबई का, कोलबा गोवा का। अस्थायी स्थलाकृतियाँ हैं, बीच जो होती हैं वो अस्थायी स्थलाकृतियाँ होती, कभी यहाँ बनी हुई हैं, कल कभी कहीं और बन जाएंगी। अब होता है कक्ष पुलिन, कक्ष बीच, नैरो रिच, ये क्षैतिज रूप में लंबवत रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, क्षैतिज रूप में या लंबवत रूप में पाई जाती हैं। रोधिका या रोध बैरियर, ये देखिए बार है, ठीक है, इसे रोध कहेंगे, रोधिका कहिए या रोध कहिए, और बैरियर किसी को बैर या बैरियर कहिए, ठीक है। क्या निक्षेप होने लगा, मतलब तट के बाहर जो है निक्षेप होने लगता है, जिसकी वजह से रोधिका और रोध का निर्माण होता है। एक होता है अपतट रोधिका, ऑफशोर बार या तटीय रोधिका, लॉन्ग शोर बार, ठीक है। ऑफशोर बार में क्या होता है, लंबा तट का निर्माण हो जाता है रोधिकाओं का, ठीक है, निक्षेप की वजह से। एक होता है स्पिट, स्पिट में क्या होता है, तट से एक मतलब निक्षेप होते होते बाहर की तरफ हुक की तरह निकला हुआ स्पिट होता है। एक होता है कनेक्टिंग बार, संयोजक रोधिका, संयोजक रोधिका मतलब जब दो तट आपस में मिल जाते हैं, जिसकी संयोजक रोधिका का निर्माण होता है, और बीच में अगर जब पानी रहता है तो इसे लैगून झील कहते हैं, ठीक है। टोम्बोलो, टोम्बोलो मतलब क्या होता है, जब तट, जो तट है, ये तट या शीर्ष स्थल से द्वीप को मिला देता है, जब तट से द्वीप को मिला दे फिर टोम्बोलो का निर्माण होता है, या शीर्ष स्थल से द्वीप को मिला दे तो फिर टोम्बोलो का निर्माण होता है। हुक जो होता है और कंपाउंड हुक, हुक देखिए हुक की तरह ऐसे निकली हुई है, ऐसे हुक की तरह ऐसे निकली हुई है, देखिए हुक की तरह ऐसे, देखिए हुक की तरह निकली, ये हुक हो गया। और कंपाउंड हुक, तो ये निक्षेप, तट से निक्षेप होते होते हुक की तरह निकल गई, तट से निक्षेप होते हुए कई हुकों का निर्माण हो गया, तो कंपाउंड हुक हो गया। लूप छल्ला जो होता है, एक द्वीप के पास किनारों पर एक मतलब ऐसे सर्कल की तरह घूम के लूप का छल्ला बना लेता है द्वीप से जुड़ते हुए, तो ये छल्ला हो जाता है निक्षेप होते होते। कोस्टल वेटलैंड, तटीय तलभाग, तटीय भागों में सपाट दलदली भागों का निर्माण होता है, सबका मतलब शार्ट फ्लैट एक होता है। ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपके हैं कोस्टल एरिया के। अब आते हैं एओलियन लैंडफॉर्म। एओलियन लैंडफॉर्म मतलब एयर द्वारा, वायु द्वारा जो निर्माण होता है, वायुड़ स्थलाकृति जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको सेमी एरिड और एरिड मतलब शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क में अगर हम बांटें तो एनुअल रेनफॉल के आधार पर अगर हम देखें तो अर्ध शुष्क जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है अर्ध शुष्क, और एरिड को शुष्क कहते हैं जो 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इरोजनल लैंडफॉर्म इसमें लेते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म पहले चीज़ जानते रहिएगा, एक डिफ्लेशन इसमें घटना होती है। डिफ्लेशन मतलब गर्त, क्या होता है, हवाओं द्वारा जो होता है डेजर्ट एरिया में महीन गादों को उठाकर बाहर लेने आ जाना। महीन गाद को जब उठा लेते हैं तो वहाँ गड्ढा गर्त हो जाता है, गड्ढा का बन जाता है, तो इसे डिफ्लेशन कहते हैं। तो डिफ्लेशन बेसिन बनता है इरोजन की वजह से, उठा के बाहर अपवहन बेसिन या वात गर्त जिसे कहते हैं, पवन गर्त कहते हैं, ब्लो आउट। तो छोटे आकार वाले गर्त गड्ढा को डिप्लेशन वैल्यू कहते हैं। बैफेलो वैलोज कहा जाता है यूएसए में, बड़े आकार के जो डिप्लेशन बेसिन होते हैं उसे बैफेलो वैलोज कहा जाता है, ठीक है, यूएसए में। अब आते हैं इंशियलबर्ग, या इसे बोनहार्ड भी कहते हैं। बोनहार्ड इसलिए कहते हैं कि बोनहार्ड व्यक्ति थे जिन्होंने इसे बताया था, ठीक है। इंशियलबर्ग वही है जो वाल्टर पेग ने इस्तेमाल किया था अपने अपर्दन चक्र में, और इसे रेसिडुअल हिल्स बताया था, ठीक है। एक इंट्रप बताया था, इंट्रप को डेविस की पेनिप्लेन से सम्मेलन किया गया और इंशियलबर्ग को मोनार्ड नाम किया, ठीक है। तो इंशियलबर्ग वाल्टर पेग ने दिया था। ये पाशार्ज ने 1904 में बताया इसे, पाशार्ज ने 1904 में। और ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ रेसिडुअल हिल्स होती हैं, गुम्बद के समान होती हैं, ठीक है। डिमोलिशिंग मतलब भूस्तंभ, अब भूस्तंभ की समझ ही रहे हैं, खड़ा रहेगा तो रॉक पिलर्स, ये स्तंभ के रूप में देखिए रॉक पिलर्स है। इसमें क्या होता है, टॉप पे टोपी की तरह एक मजबूत रॉक होता है, ग्रेनाइट या समझ लीजिए मजबूत रॉक रहता है, और नीचे की तरह अपर्दन हो जाता है और टॉप वही बचा रहता है, जिसकी वजह से पूरा अपर्दन नहीं हो पाता, एक पिलर की तरह खड़ा रहता है, कि भूस्तंभ कहते हैं। फिर मखरूम राग, मखरूम राग तो आप सभी लोग जानते होंगे, मखरूम की तरह जो कुकुरमुत्ते की तरह होता है, छतरी नुमा होता है, छाता लेकर रखे खड़े रहिए, तो छतरी नुमा रहता है, कुकुरमुत्ते के आकार वाली रहती है। इसे सहारा के रेगिस्तान में गारा कहते हैं, हमाडा कहते हैं, और फिल्ज फेल्शन कहते हैं जर्मनी में, ठीक है। अब आते हैं ज्यूजेन। ज्यूजेन जो है ढक्कनदार दवात, इंक पॉट की तरह होता है। इसमें क्या होता है, दवात तर नीचे नीचे अपर्दन होता चला जाता है, ऐसे अपर्दन होता चला जाता है, तो ढक्कनदार दवात की तरह इसका ज्यूजेन का निर्माण होता है। यारडांग, यारडांग जो है नाक के फन की तरह, फन की तरह की निकली रहती है, ठीक है।
यू शेप आकार की होती है, इसे कॉक्सकॉम कहते हैं। आर्थर होम्स ने इसे कॉक्सकॉम कहा था, ठीक है, यार्डांग को, यार्डांग को, ठीक है। अब ट्राई कांटर आते हैं। ट्राई कांटर जो होता है वो इसमें क्या होता है, जब कोई मतलब शिलाखंड है उसमें हवाएं जो है एक तरफ से काट रही हैं, फिर एक तरफ से काट रही हैं, फिर एक तरफ काट रही हैं, 3 साइड से जब काटने लगती हैं पिरामिड टाइप का, तब वो आपका ट्राई कांटर हो गया। ट्राई कांटर मतलब एक तरफ इधर से हवा काट रही है, फिर एक तरफ इधर से, फिर एक तरफ उधर से, मतलब एक तरफ इधर से हवाएं काट रही हैं। आप इसको अच्छे से समझना चाहेंगे तो फिर समझाना चाहेंगे हम। ट्राई कांटर में कहते हैं एक तरफ इधर से हवाएं काट रही हैं, एक तरफ इधर से हवाएं काट रही हैं और एक तरफ उधर से हवाएं काट रही हैं, ठीक है। तो पिरामिड शेप का आकार बन जाता है। 3 अब्रेडेड साइड मतलब 3 अवघर्षित फलक का निर्माण हो जाता है 3 साइड के, तो इसे ट्राई कांटर कहते हैं। और जब यही 2 साइड के फैट बनते हैं तो इसे ज्वी कांटर कहते हैं। और जब यही 8 अवघर्षित फलक हो जाते हैं तो इसे वेंटी फैट कहते हैं। जब यही फलक जो चट्टान का है वो 8 तरह के मतलब अपर्दन हुआ रहता है और एकदम समझिए कि हीरे की तरह उसका अपर्दन हो जाता है अच्छे से, तो वेंटी फैट हो जाता है। अब आते हैं स्टोन लैटिस, जालक या जालीदार शिला। स्टोन लैटिस या अहिस्मक पस्तर भी कहते हैं। मकड़ी की जाल की तरह होता है। मकड़ी जाल तरह बीच बीच में अपर्दन होता जाता है, जाल की तरफ बूंद दिया जाता है, वैसे ही ये समझिए लैटिस होता है, स्टोन लैटिस। अब आते हैं ब्रिज एंड विंडो, पुल तथा खिड़की। विंड विंडो, ये विंड विंडो पवन वातायन होता है, आर्ग मेहराब की तरह आकृति बन जाती है, बीच में अपर्दन हो जाता है, तो विंड का निर्माण। हमादा जो पवन द्वारा अपर्दित मैदान है, ठीक है। अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो एलियन मतलब एयर द्वारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को अगर हम देखें तो इसमें रिपल्स मार्क जो होती हैं वह छोटे छोटे बालू के निक्षेप होते हैं, मतलब छोटे छोटे पैमाने पर इसका निक्षेप पर लहर के समान, जो समुद्री की लहर ऐसे चलती रहती हैं, वैसे वो निक्षेप थोड़ा थोड़ा महीन महीन करके रहता है, बहुत बड़ा निक्षेप नहीं रहता है। वह एक तरह से सैंड मतलब ड्यून ही रहता है, लेकिन वो एकदम बहुत ही महीन में रहता है, ठीक, उसे रिपल्स मार्क कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक अनुप्रस्थ हो सकता है मतलब ऐसे जा सकता है, एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य हो सकता है, ठीक है। अनुप्रस्थ मतलब कि पवन की दिशा के समकोण पे रहेगा, अनुदैर्ध्य जो रहेगा वह आपका समानांतर रहेगा, ठीक है। एक 90 डिग्री पे बनाता जाएगा और एक आपका पैरेलल होता जाएगा। अब आते हैं सैंड ड्यून, बालका स्तूप। बालका स्तूप मतलब बालुका के टीवे का कहते हैं, बालू के टीवे, उसे बालुका स्तूप कहते हैं, ठीक है। तो ये बालुका स्तूप का एक एग्जाम्पल दर्शाया गया। अब लगते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून, इसको बांटा गया लॉन्गिट्यूडनल सैंड मतलब अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती। तो इसमें क्या होता है, बालुका स्तूप में एक कॉन्वेक्स स्लोप होता है जहाँ की विंड डायरेक्शन चलती है, ठीक है। इस फॉर्म विंडवर्ड कॉन्वेक्स स्लोप होता है। पवनामुखी जो है पवन की दिशा के सामने जो है पवनामुखी विंडवर्ड डायरेक्शन कॉन्वेक्स स्लोप रहता है, और जहाँ पे ये उतरती है पवन उसे कॉन्केव स्लोप कहते हैं। इस फॉर्म बाय द लीवर्ड पवन विमुखी पर, ठीक है। तो खड़ा ढाल रहता है और जो कॉन्वेक्स स्लोप रहता है वह एकदम जेंटल स्लोप रहता है, मंद ढाल रहता है, ठीक है। तो इससे आपका बालू मतलब सैंड ड्यून का निर्माण होता है। और लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून जो होता है वह क्या होता है, पवन की दिशा के समानांतर निर्मित रैखिक कटक के आकार में, रैखिक रेत कटक या शीप या अलग दिशा। अब देखिए मान लीजिए ये विंड डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन ऐसे बढ़ रही पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ऐसे बढ़ रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पे निक्षेप होता चला गया, ठीक है। अब बीच वाला भाग जो है खाली रह गया, जिसे रिक्त स्थान कह गए, ठीक है। फिर बीच में इधर निक्षेप होता गया, पैरेलल मतलब ये पवन का दिशा इधर है डायरेक्शन है और ये पैरेलल इसे निक्षेप होता चला गया, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून, ठीक है, समानांतर पैरेलल, इसे शीप भी कहा जाता है। और ये जो रिक्त स्थान है, बीच वाला खाली स्थान है, इसी में कारवा चलता है, मार्ग चलता है, ऊँट चलते हैं, लेकर ऊँट लोग चलते हैं रेगिस्तानों में, रिक्त स्थान में, इसे कॉरिडोर कहा जाता है और गाशी कहा जाता है सहारा में, गाशी, ठीक है। अब आते हैं आपका ट्रांसवर्स सैंड ड्यून, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या होता है, पवन की दिशा के समकोण पर स्थिति बनती है। देखिए पवन की विंड डायरेक्शन है और ये ऐसे बा ऐसे नीचे उतर गए थे, 90 डिग्री पे जो सैंड ड्यून बन रहा है, 90 डिग्री पे आकर, देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे आके जो बन रहे हैं, इसी को ट्रांसवर्स समकोण पे कहते हैं। ट्रांसवर्स ड्यून समकोण पर, जो पवन की दिशा के समकोण पर बनता है 90 डिग्री पे। अब आते हैं बरखान। बरखान जो है अर्धचंद्राकार, ये देखिए ये बरखान है अर्धचंद्राकार। तो जो आपका बरखान होता है वह अर्धचंद्राकार होता है, देखिए ये बरखान है आपका अर्धचंद्राकार। कॉनकेव स्लोप, ये देखिए ये बरखान ही एक तरह समझिए, सैंड ड्यून का ही रूप होता है बरखान, ठीक है। तो इसमें जो है कॉन्वेक्स स्लोप पे आपका विंडवर्ड स्लोप जो है कॉन्वेक्स रहता है, कॉनकेव जो है लीवर्ड स्लोप। तो अर्धचंद्राकार जो आकृति के सैंड ड्यून बन जाएंगे उसे आप बरखान कहेंगे, ठीक है। पैराबोलिक में क्या होता है, अर्धचंद्राकार जो सैंड ड्यून बने हैं उसमें जो 2 सींगें निकली हैं पतील पतील, ये और बढ़ जाती हैं, देख रहे हैं ना, ये और बढ़ जा रही हैं, जिसकी वजह से नुकीले लॉन्ग नैरो हो जाती हैं, इसे पैराबोलिक कहते हैं।
अब देखिए टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून को भी देख लेते हैं। सैंड ड्यून कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पैराबोलिक सैंड ड्यून मैंने बताया ना, समुद्र के किनारे पर निर्मित होते हैं मैक्सिमम नम क्षेत्रों में। और स्टार सैंड ड्यून मतलब तारों के आकार के तीन से अधिक बाहर निकली भुजाएं जो होंगी इधर इधर के तारों की तरफ बनी रहेंगी, तो स्टार सैंड ड्यून आप देख सकते हैं। ये स्टार सैंड ड्यून टाइप का मतलब स्टार टाइप का बन जाता है। देखिए सैंड ड्यून में क्या 3 से अधिक बाहर निकली भुजाएं होती हैं वाले स्तूप को स्टार सैंड ड्यून कहते हैं। हॉलबैक ड्यून मोती रेत से बने सैंड ड्यून को हॉलबैक कहते हैं। और हॉलबैक का बड़ा बृहद रूप द्राक्ष कहलाता है, द्राक्ष। ठीक है, ये आपका हो गया। नेपका नेपका जो होता है झाड़ियों के पीछे निर्मित सैंड ड्यून जो होते हैं। और नेपका इसमें क्या होता है, वनस्पतियां आ जाती हैं और वो रुक जाती हैं, रोक देती हैं विंड को, तो वहाँ पे जो धूल लेकर वो आ रही रहती है वो जमाव कर देती हैं। ठीक है, डिपोजिशनल लैंड फार्म में। तो ये वनस्पति के अवरोध के कारण नेपका का निर्माण होता है। लूनेर जो होता है झील या लैगून के पौना विमुखी ढाल पर, मतलब जहाँ पे पवन उतर रही है वहाँ पर झीलों के और लैगून के पौना विमुखी ढाल पर नवचंदाकार जो बनते हैं उसी को लूनेट कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं बरखान टाइप का, उसी को लूनेट कहते हैं। लोएक्स जो होता है, जो लोएक्स का निर्माण जो है वह उत्तरी चीन का, जैसे लोएक्स मैदान हो गया, गोबी डिजर्ट से मंगोलिया गोबी डिजर्ट से लाया गया जो मैदान निर्मित हुआ है लोएक्स उत्तरी चीन का। इसमें देखिए मरुस्थली लोएक्स 2 प्रकार के होते हैं। मरुस्थली में चीन का लोएक्स हो गया। हिमनदी लोएक्स इसे फ्रांस और जर्मनी का लोएक्स हो गया। तो इसमें देखिए फ्रांस में लीमन कहा जाता है। फ्रांस के जो लोएक्स हैं उनको लीमन कहा जाता है। और एडोब यूएसए के लोएक्स को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को और भी जानते रहिए। इरिड साइकिल ऑफ इरोजन जो थे वो WM डेविस ने दिया था। और सवाना साइकिल ऑफ इरोजन जो था जी से पफ ने दिया था। ठीक है, अब आते हैं डेजर्ट लैंड फार्म ऑफ वाटर। जो आपके मरुस्थल है उसमें जो लैंड फार्म बन रहे हैं वाटर मतलब जल द्वारा, उसको भी समझ लेते हैं। तो बैडलैंड टोपोग्राफी उत्कात भूमि बनती है जिसमें रेवांश बनता है, खड्ड बनता है, रिज बनते हैं आदि का निर्माण होता है। प्लाया लेक झील, प्लाया लेक अभी आगे हम बताएंगे अच्छे के, प्राय बहुत ही उथली तथा अस्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है, और तथा पवन के अपर्दन के कारण, इस चीज़ को जानते रहिएगा, पवन के अपर्दन के कारण बनते हैं ये। उदाहरण अगर हम देखें तो लोपनौर झील शार्ट लेक इन चाइना, तौरिम बेसिन चाइना का, जैसलमेर राजस्थान का, प्लाया झील का। बजारा जो है पेडीमेंट तथा प्लाया के बीच नदियों द्वारा निक्षेपित बालू के निक्षेप होते हैं। और उसके बाद पेडीमेंट जो है एल्सी किंग ने दिया था। पेडीमेंट जानते हैं, इसमें क्या होता है, पर्वतीय अग्रभाग में जलीय अपर्दन द्वारा निर्मित भाग जो होता है, एरिया जो होता है, इसी को पेडीमेंट कहते हैं। तो पेडीमेंट को ऐसे समझ सकते हैं, पर्वतीय अग्रभाग के पीछे हटने के पेडीमेंट का निर्माण होता है। एल्सी लार्सन ने कहा था। ही फ्लड थ्योरी जो चादरी बाढ़ सिद्धांत जो था WJ मैगी ने दिया था। और लेटर इरोजन थ्योरी जो था पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत तो गिलबर्ट मोरिक बर्की ब्लैकवेल ने दिया था। कंपोजिट थ्योरी अगर हम देखें तो ब्रायन डेविस शार्प किलूली और रिच ब्रैडल किंग फ्रेयर ने दिया था। ठीक है, ये आप जो बता रहे थे हम प्लाया, तो ये प्लाया लेक है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये पर्वत है, ये जो चोटी देख रहे हैं ना ये पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है, ये दोनों पर्वत हो गए। अब पर्वत यहाँ तक था, धीरे धीरे ये पर्वतीय अग्रभाग का अपर्दन होने की वजह से पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन के पेडीमेंट का निर्माण हो गया, पूरा पेडीमेंट हो गया। ठीक है, ये पोडीमेंट हो गया, पेडीमेंट। अब ये पेडीमेंट कह सकते हैं कि ऊबड़ खाबड़ मैदान हो गया। अब ये धीरे धीरे इसका जो पेडीमेंट मतलब होना है ये जाके यहाँ पे निक्षेप हो जाता है, इसे हम लोग बजादा कहते हैं। ठीक है, बजादा क्या है, पेडीमेंट तथा प्लाय के बीच नदियों द्वारा निक्षेपित स्थल रूप। ये पेडीमेंट हो गया, ये किनारे जो हो गए ये पेडीमेंट हो गया। और ये प्लाया, इसके बीच में पेडीमेंट और प्लाया के बीच में बजादा, पेडीमेंट, ये पूरा पेडीमेंट इसका है, पेडीमेंट और प्लाया के बीच में का बजादा हो गया। ठीक है, बजादा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बीच में आपका प्लाया लेक है। ठीक है, बालसन जो है प्लाया और बजादा के, बालसन जो है प्लाया प्लस बजादा दोनों को मिलाकर बालसन का निर्माण होता है। तो पर्वतों की घिरा बेसिन जो होता है, पर्वतों की घिरा बेसिन जिसमें अल्पकालिक झील रहती है उसी को बालसन कहते हैं। पर्वतों की घिरा बेसिन, ये पर्वतों की घिरा बेसिन है पूरा। ठीक है, बजादा प्लाया मिलाकर, जो इसमें अल्पकालिक झील कौन, प्लाया, अल्पकालिक झील कौन सा है, प्लाया। ठीक रहती है इसी को। तो प्लाया आप फिर से बताना चाहूँगा मैं प्लाया को, प्लाया की परिभाषा को। प्लाया क्या है, एक बहुत ही उथली तथा अस्थायी प्रकृति की होती है, मतलब वो कभी रहेगी फिर खत्म हो जाएगी। और पवन के अपर्दन कारण ये बनती है। और ये जो लोपनार झील है, शार्ट लेक झील, ये इसमें मतलब नमक रहता है ना, क्योंकि इवापोरेशन की वो उठ जाता है पानी और नमक बच जाता है। जैसलमेर का झील हो गया राजस्थान का, तो प्लाया लेक का निर्माण होता है। इसका जो क्रम है कहीं कहीं पूछता है, पहले पर्वतीय अग्रभाग आता है, माउंटेन का अग्रभाग, हाँ, फिर उसके बाद पेडीमेंट होता है अग्रभाग के पीछे हटने के। देखिए इसका रिट्रीट नहीं था एल्सी किंग का, उसी का है ना एल्सी किंग का पेडीमेंट।
ठीक है। तो उसके बाद पेडीमेंट का निर्माण होता है, और पेडीमेंट के बाद बजादा आता है, पेडीमेंट यहाँ निक्षेप कर देता है बजादा, और बजादा के बाद प्लाया लेकर आता है। यही क्रम है इसका क्रम। तो पर्वतीय भाग, पेडीमेंट, प्लाया, बजादा, फिर प्लाया। ठीक है। अब आते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ठीक है। तो भैया ग्लेशियर लैंडफॉर्म, ग्लेशियर क्या है इस चीज़ को समझिएगा। ग्लेशियर जो है वो मूवमेंट आइस है, मतलब मूविंग आइस, मतलब हिमनद जो है, हिमनद जो है ये नहीं है कि हिमनद उसे कहेंगे, बर्फ़ को हिमनद नहीं कहते हैं। जब वो बर्फ़ मूव करने लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर नीचे गिरने लगती है, तो इसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो हिमनद मूवमेंट वाली बर्फ़ होती है, हिमनद जो है मूवमेंट वाली बर्फ़ होती है, आइस होती है, ग्रेविटी इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी के प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। अब आते हैं आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइसबर्ग, आइसबर्ग के पिघलने से सी लेवल पर कोई इम्पैक्ट प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आइसबर्ग जो है समुद्र के तट से दूर होता है, पहली चीज़। ठीक है। और ये जो इसका 90% हिस्सा समुद्र के अंदर रहता है, इसका जो है 90% हिस्सा है वह समुद्र के अंदर रहता है, और 10% हिस्सा ऊपर जो बर्फ के रूप में ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। ये 10% आप जानते हैं, जब वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में आता है तो उसकी वैल्यूम जो है 10% बढ़ जाती है, क्योंकि जब जल लिक्विड से आइस में जाता है तो उसका वैल्यूम 10% आयतन बढ़ जाता है। तो ये लिक्विड था और इस आइस फॉर्म में आया तो उसका 10% ऊपर हिस्सा बढ़ गया। ठीक है, जिसकी वजह से दिखाई दिया। अब क्या हुआ, जब इसके विपरीत स्थिति आती है और आइसबर्ग जो है पिघलने लगता है, तो इसका जो 10% आयतन था वो घट जाता है। ये पिघल कर 10% फिर इसी में आ जाता है। तो इसमें इसके समुद्र तल में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि यही पनिया जब यही वाटर जो है सॉलिड रूप में गया तो 10% ऊपर उड़ गया, और जब ये पिघल गया तो फिर नीचे चला आया। तो इसमें कोई अंतर नहीं आया। आइसबर्ग के पिघलने के लिए सी लेवल में कोई इम्पैक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। आइस कैप क्या हो जाता है, पर्वत की चोटी, जो पर्वत है, मान लीजिए पर्वत है, इसकी चोटी पर जो शिखर पर मतलब बर्फ जमे रहते हैं उसे आइसबर्ग कहते हैं, आइस कैप कहते हैं, आइस कैप कहते हैं। और स्नो लाइन क्या होता है, जो स्नो लाइन हिम रेखा होती है, मतलब ऐसी हिम रेखा होती है जो हिम क्षेत्र की निचली सीमा, हिम क्षेत्र जो है उसकी निचली सीमा, जिसके ऊपर वर्ष भर हिमावरण रहता है, बर्फ जमा रहता है। ठीक है, ये स्नो लाइन है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, ये स्नो लाइन है, मतलब ये इतना इतना एरिया ऐसा रहता है जो वर्ष भर हिमावरण रहता है, और ये इसी को हिम रेखा कह देंगे, जितने पे ये वर्ष भर हिमावरण बना रहेगा। और ये धरातल है, सरफेस है। ठीक है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में अस्थायी हिम क्षेत्र नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जानते हैं कि ऐसा महाद्वीप है जिसमें हिम क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। बियर्ड मोड ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे बड़ा हिमनद, अंटार्कटिका में पाया जाता है। बियर्ड मोड ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। और प्लकिंग की क्रिया जो है ग्लेशिएशन में होती है, इस चीज़ को जानते रहिएगा। डिप्लेशन की क्रिया जो है आपके एयर एवोल्यूशन में वायु द्वारा होता है, और एब्रेशन का और एब्रेशन जो है वह आपका जल द्वारा होता है। और प्लकिंग की उत्पाटन की क्रिया जो होती है उखाड़ना या हटाना, ये आपका ग्लेशिएशन में होता है, जिसमें बड़े बड़े टुकड़े को उखाड़ा जाता है। ठीक है। अब आते हैं इरोजन लैंडफॉर्म। जो इरोजन लैंडफॉर्म ग्लेशियर लैंडफॉर्म, ग्लेशियर मतलब हिमनद के बनते हैं, उसके बारे में। तो यू शेप वैली बनती है ग्लेशियर से, जानते रहिएगा। नदियों द्वारा भी शेप बनती है और ग्लेशियर द्वारा यू शेप वैली बनती है। ठीक है, यू आकार की। ठीक है, बीच में नदी बन रही है, ये यू शेप हिमनद का निर्माण हो रहा है। तो ये कानकीय स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो कानकीय होता है, कटोरी की तरह। ठीक है, यू शेप के कटोरी की तरफ इधर और इधर, फिर इधर देखिए, इधर और फिर इधर, ये कानकीय स्लोप होता है। ये आप देख रहे हैं ना, कानकेव स्लोप होता है और स्टीप वैली वाल होता है। जो इसकी ढाल होती है वो स्टीप एकदम खड़ी होती है। ठीक है। फिर हैंगिंग वाल लटकती वैली होती है। लटकती वैली में क्या होता है, देखिए हिमनद ये बह रहा है और इसी से एक ऐसी हिमनद आकर इसी सीधे इसी में आ जाए। ठीक है, ऐसे समझिए। ये आपके ये पूरा ये देख रहे हैं ना, यू आकार की घाटी है, मुख्य नदी, ये मुख्य नदी बह रही है आपकी। इसको हम अच्छे समझते हैं, हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली पहले समझ लें। हैंगिंग वैली जो है लटकती घाटी, सहायक घाटियाँ और मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती हैं। ये मेन वैली है। ठीक है, मुख्य वैली है, ये यू आकार की घाटी बना रही है। ठीक है, ये यू आकार की घाटी है, ऐसे ए भी यू आकार घाटी बनाएगी। ठीक है, ये मुख्य नदी के बीच में बह रही है। अब क्या होती है, ये मेन वैली मुख्य नदी हो गई। अब करें सहायक घाटियाँ, ये जो हैंगिंग वैली है, सहायक घाटियाँ बीच में ऊपर से जो आ रही हैं, इसी में आकर सीधे गिर रही हैं। यहाँ पर वाटरफॉल का निर्माण भी हो सकता है, जलप्रपात का। मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, इसी को हम हैंगिंग वैली कहते हैं। ये हैंगिंग वैली है। ठीक है, बीच वाला ये लाइन जाकर मुख्य नदी में बह रही है, और ये सीधे गिर रही, इसलिए वाटरफॉल यहाँ पे निर्माण होता है, यहाँ पे कोने पे। ठीक है, और ये चोटियाँ हैं। क्लियर। शर्क एंड कोरी, हिम शर्क या कोरी या शर्क या हिमगहर कहते हैं। ये आराम कुर्सी के आकार का ही होता है। आप इसे यहाँ पे समझ सकते हैं अच्छे से, देखिएगा। ये शर्क है, यहाँ के लिए देखिए आराम की कुर्सी बैठे लायक दिखाता ना, एकदम बैठने लायक एकदम कुर्सी टाइप का। यह
इसे सर्क कहते हैं या कोरी कहा जाता है। हिमग्रोहर ये आराम कुर्सी के आकार का होता है। सर्क को CWM कहा जाता है वेल्स में, कोरी कहा जाता है स्कॉटलैंड में, कार कहा जाता है जर्मनी में, बॉटन कहा जाता है नॉर्वे में। पूछता है सर्क के थ्री कंपोनेंट्स हैं। हेड वाल जो कि टॉप पर होता है। अभी हेड वाल समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा, ठीक है, बेसिन जहाँ शुरू नहीं होती उसे हेड वाल कहते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा जो है आपका ये वाला, ये आपका हेड वाल है। और बेसिन इसे कहते हैं। दूसरा पहला हो गया हेड वाल जो कि टॉप पर है। फिर बेसिन और टॉन लेक, इसमें टॉन लेक का भी निर्माण होता है। ये बेसिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्से को बेसिन कहते हैं। अब बेसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये मूविंग आइस जो है ये पिघल जाती है तो यहाँ पर टॉन लेक का निर्माण हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये बर्गश्युंड है, बर्गश्युंड बीच में खाली हो जाता है स्थान। बेसिन और टॉन लेक। फिर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब अंतिम सीमा, जो एकदम लास्ट में होता है ना, थ्रेश जो जिसे कहते हैं अंतिम सीमा, तो ये अंतिम सीमा है, ये थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो ये सर्क के कंपोनेंट हैं 3। अब आते हैं बर्गश्युंड थ्योरी। जॉनसन ने बर्गश्युंड थ्योरी दिया। रोटेशन स्लीप थ्योरी, ये सर्क के निर्माण से रिलेटेड थ्योरियाँ हैं। बर्गश्युंड थ्योरी जॉनसन ने दिया, ये बर्गश्युंड के नाम पर ही नहीं कैप है। और रोटेशनल स्लीप थ्योरी सर्क के निर्माण से रिलेटेड है। ये तो हो गए आपके इतने असलाकृतियाँ। और ओरिजिनल असलाकृतियाँ और अगर हम देखें, एरेत है, एरेत मतलब कटक, जो कंघी के दांतों के आकार के, जो कंघी है, जब आप कंघी देखेंगे तो उसके जो दांत निकले हुए रहते हैं उसके आकार का चित्र कटक ही एरेत कहलाता है। 2 साइड से सर्क का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, देखिए एक सर्क ये निर्माण हो ही रहा था, अब इधर से भी निर्माण हो गया सर्क का। देखिए पर्वत है, ये चोटी है, ठीक है, ये चोटी है, और इधर से भी सर्क का निर्माण हो गया इसे करके, देख रहे हैं ना, ये सर्क था ही, और इधर से भी सर्क का निर्माण हो गया। तो इसे कहते हैं। और इसमें जो है कंघी के आकार, दांतों के आकार के यहाँ पे चोटी बनने लगती है, इसी को हम आपका एरेत तिच कटक कहते हैं। हॉर्न है ग्रीक रिंग। ग्रीक रिंग क्या होता है, जब पहाड़ी के किनारों मतलब पार्श्वों पर कई सर्क मिल जाते हैं। इसमें ग्रीक रिंग में क्या होता है, हॉर्न में क्या होता है, एरेट और हॉर्न में अंतर समझिएगा। एरेत में 2 तरह के अपर्दन होता है, सर्क का निर्माण होता है, और हॉर्न में कई सर्क मिल जाते हैं, मतलब इधर के भी सर्क, इधर में और उधर के भी सर्क, मतलब पिरामिड आकार का हो जाता है, ठीक है। 3 साइड की इरोजन होने लगी और बीच में आकर एक इकट्ठा हो जाए तो इसे हॉर्न कहते हैं, मतलब ग्रीक रिंग। दर्रा कॉल क्या होता है, 2 सर्क के बीच का जो गैप होता है, कटिंग ऑफ द हेड वाल। अब ये जो सर्क है, ये सर्क दोनों आ रहे हैं सर्क, और ये जो हेड वाल है टॉप टू बॉटम, मैंने बताया ना हेड वाल यहाँ के लेके यहाँ तक है, ये हेड वाल क्या नहीं बता रहे हैं, ये देखिए आप, 1 मिनट, ये देखिए आप, ये हेड वाला हिस्सा है, ये यहाँ के लेके यहाँ तक ये हेड वाला हिस्सा है। तो हेड वाल जो है 2 सर्क, ये इधर से सर्क बना, इधर सर्क बना, अब 2 सर्क, ये जो हेड वाला हिस्सा है ये कट जाए तो ये कॉल का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से लेकर हॉर्न से लेकर यहाँ तक जब कट जाता है ये कॉल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। हॉर्न एकदम चोटी पे रहता है, हॉर्न जब तीनों तरफ के अपर्दन होता है तो हॉर्न का निर्माण होता है टॉप पे, ठीक है। तो कॉल दर्रा 2 सर्क के बीच गैप, कटिंग ऑफ हेड वाल हट जाता है, दर्रा बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक दर्रा मतलब पास आ जाता है, पास दर्रा बन जाता है, और जिसमें जो है हेड वाल के कटने के आने जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो ये देखिए वैली की घाटियाँ नहीं होती है जिसमें कि पास बनता, दर्रा बनता जाने आने के लिए, तो ये ऐसे ही कॉल्स होते हैं, ठीक। इंदिरा कॉल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, भारत का इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। नुनाटक को देखें अगर हम, तो ये मेच्योर स्टेज में बनता है नुनाटक, और हिमनदों के बीच उठे टीले होते हैं, ठीक है, रॉक होते हैं। देखिए हिमनद है, उसके चारों तरफ हिमनद है, बीच में उठा हुआ टीला है, उसके नुनाटक, ठीक है। तो चारों तरफ जो है आपका हिमनद है, बीच में उठा हुआ टीला है। अब आते हैं क्रेग एंड टेल, श्रिंग पूछ। क्रेग मतलब श्रिंग और टेल मतलब पूछ, जो कि बंदर का पूछ है वैसे समझिए। क्रेग मतलब श्रिंग जो कि स्टीप ढाल होता है, मतलब आप समझते हैं खड़ा ढाल होता है, और पूछ टेल जो पीछे की ओर होता है वो मंद ढाल होता है, मतलब क्या कहते हैं जेंटल स्लोप रहता है। इसमें ऐसे होता है, आप ऐसे समझिएगा, ये पूरा चट्टान है, ठीक है, ये पूरा चट्टान है। अब हिमनद का प्रवाह की दिशा इस तरफ की है, ठीक है, जो हिमनद की प्रवाह की दिशा वह इस तरफ की है। अभी खड़ा ढाल कैसे हुआ, ये ऐसे अपर्दन करते हुए आया, बीच में बेसाल्ट ज्वालामुखी प्लग या बेसाल्ट का लावा का एक मजबूत रॉक आ गया, ठीक है। अब हिमनद का प्रवाह हो रहा था, बीच में खड़ा ढाल हो गया, ये नहीं उतना अच्छी से तोड़ पाया। आगे बढ़ा तो यहाँ पे मंद स्लोप मतलब स्टीप स्लोप मिला, टेल मतलब हिमनद के प्रवाह की दिशा में खड़ा ढाल रहेगा, और जहाँ पर ये उतरती है वहाँ पे कुछ टेल मतलब पीछे की ओर जो है मंद ढाल रहेगा, ठीक है। इसे क्रेग एंड टेक का निर्माण होता है। राख मुटाने मतलब भेड़ पीठ खैल में अब क्या अंतर आ जाता है, अब इसमें जो हिम का प्रवाह की दिशा है जो उसमें जो है मंद ढाल स्लोप रहता है, मतलब जेंटल स्लोप मिलेगा आपको, और जब ये हिम के प्रवाह की दिशा उतरता है तो इसे तीव्र ढाल होता है। इसी का उल्टा जो है
क्रेग और टेल के उल्टा ही रॉक मुटाने होता है, भेड़ पीठ से। रॉक मुटान वर्ड जो है, शब्द जो है, डी शॉकर ने दिया था 1804 में, इस चीज़ को जानते रहेगा। और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कोमल ऊन वाली भेड़ बैठी हो, कोमल ऊन वाली सफ़ेद भेड़ बैठी हो, ऐसा रॉक मुटान लगता है। और हिमनद के प्रवाह के सामने की तरफ मंद ढाल रहता है, इस चीज़ को जानते हैं। हिमनद के प्रवाह के सामने की दिशा जो है मंद ढाल मिलेगा आपको, और हिमनद के उतरने की तरफ जो है आपको तीव्र ढाल मिलेगा। वहीं क्रेग टेल में क्या रहता है, हिमनद के प्रवाह की दिशा में आपको तीव्र ढाल मतलब खड़ा ढाल मिलेगा, और उतरते समय आपको मंद ढाल मिलेगा। ग्लेशियल स्टेयरवे मतलब हिमस्रोपान, मतलब सीढ़ियों की तरह ये होता है। इसमें देखिए ऐसे करके उतरती रहती हैं, और बीच में क्या होगा, पेटनास्टल लेक बन जाता है। ये हिमस्रोपान है, देख रहे हैं, इसे हिमस्रोपान कहेंगे, इसे हिमस्रोपान कहेंगे, इसे हिमस्रोपान कहेंगे, हिमस्रोपान लिखा भी है। तो बीच में जो यहाँ पे वहाँ पे अपर्दन होने की वजह से यहाँ पे पानी जब पिघल जाता, पानी का जल का रूप आ जाता है, तो पेटनास्टल लेक का निर्माण होता है। अब एक असलाकृति और बची थी, फ्योर्ड। फ्योर्ड जो है सबमर्ज्ड ग्लेशियर है, आप जान ही रहे हैं, कई बार बताया गया है, जो कि ग्लेशियर से बनता है। इसमें क्या होता है, जलमग्न हिमनद या सबमर्ज्ड कोस्ट कहा जाता है। और ये जो है ग्लेशियर फ्योर्ड बनता है, आर मतलब रिवर एरिया बनता है, आर स्क्वायर भी से हम कह सकते हैं, ठीक है, इसे आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और जीएफ है, ठीक है। डिपोजिशनल लैंड फार्म, डिपोजिशनल लैंड फार्म जो होता है वह क्या रहता है, नदियों मतलब नदियों नहीं, ग्लेशियर द्वारा जो डिपोजिशनल लैंड फार्म होता है उसमें देखिए नदियों द्वारा यहाँ आपका जलोढ़ बनता है, लेकिन ग्लेशियर द्वारा मोरेन हिमोर का निर्माण होता है, ठीक है। तो हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को मोरेन कहते हैं। तो हिमोर के जो टाइप होते हैं वो टर्मिनल मोरेन, लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन और ग्राउंड मोरेन, ठीक, या ग्राउंडेड मोरेन। तो अब देखिए ये नदी बह रही थी, ये मतलब हिमनद बह रहा है, तो इसके जो किनारों किनारों पर निक्षेप हो रहा है उसके लेटरल पार्श्विक मोरेन, यहाँ पे जो निक्षेप होगा मोरेन का उसके लेटरल पार्श्विक निक्षेप कहेंगे। अब मध्यस्थ भाग मतलब ये यहाँ पे नदियाँ बह रही थी, ठीक है, यहाँ पे नदियाँ बह रही थी, और बीच में आकर ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे मध्यस्थ भाग कहेंगे, ठीक है, ये मध्यस्थ ही मोड़ हो जाएगा, ये बीच वाला हिस्सा। फिर उसके बाद टर्मिनल मोरेन, जो अंतिम जहाँ पे मोरेन की स्थिति लास्ट आ रही है वो अंतिम ही मोड़। और फिर एक होता है तली मतलब ग्राउंडेड मोरेन। ग्राउंडेड मोरेन में क्या होगा, यहाँ पे एक मोरेन जो है बाँध का रूप धारण कर लेगा। बाँध का रूप धारण करने से क्या होगा, ग्लोब का निर्माण हो जाता है, GLO, ग्लेशियर आउट प्लस फ्लड फ्लो करके रहता है ना, ग्लोब, GLOF। हम यही कहना चाहते थे कि मतलब जब ग्राउंडेड जो मोरेन रहता है यहाँ पे एकदम लास्ट में बनता है, जम कर हिमनद को रोके रहता है, जब ये टूट जाता है तो ग्लोब की स्थिति आती है, जिसे ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, जो टूट कर बाढ़ का निर्माण कर देता है ग्लेशियल में, ठीक है। ये आपकी बातें हुई, तो ये आपका ग्राउंड तली मोरेन हो गया।